सारे सारे प्रीलिम पास करने वाले लोग हैं या अच्छा फिर हारे हुए भी लोग हैं इधर? हाँ, कोई बात नहीं, अगर हारता आग कोई नहीं। हॉल में आ गए हो तो स्वागत है तुम्हारा, ऐसा डोंट वरी, तनाव मत लो, अपमान नहीं करूंगा। हाँ, तुम भी कभी जीते हुए थे या तुम भी कभी जीतोगे। जो आज अ, वो क्या है कि जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वहीं, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वहीं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे लास्ट लाफ, मंजिल अभी बाकी है, मेंस अभी बाकी है। तो जो जीत गए हैं वो बधाई उनको, फिलहाल एक्चुअली बधाई मेरी तरफ से भी और इन दो महापुरुषों की तरफ से भी। और जो हार गए हैं उनके साथ हार पे चर्चा करेंगे फिर से। कल गले लगाने की कोशिश की थी। शुभम सर, हम्म 5 प्रीलिम 5 मेंस और आपने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का। यूनिस सर 6 प्रीलिम 6 मेंस और शायद 2 या 3 इंटरव्यू सर आपने यूपीएससी का 2। जी सर। हाँ, तो ये लोग जो अभी प्रीलिम पास करके बैठे हैं यहाँ पे, इनको थोड़ा बताइए कि थोड़ा अभी उत्सव बंद कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, और क्या करना है एग्जैक्टली उनको। पहले शुभम सर आप, फिर यूनिस सर आप। अच्छा, तो इतने सारे प्रीलिम्स निकाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स निकालने से खुश नहीं होना चाहिए। पहली बात तो प्रीलिम्स केवल पहला स्टेज है बस, और उससे कुछ भी नहीं होता है। जो मुख्य परीक्षा है, इसीलिए उसका नाम मुख्य परीक्षा है। और मतलब जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे मुझे कि 5 प्रीलिम्स 5 मेंस और इतने इंटरव्यू, लेकिन कहीं भी आपने ये मेंशन नहीं किया कि फाइनल लिस्ट में नाम है ना? क्योंकि नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस सब चीज का। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन इस चीज का भी है कि भले ही मैंने यूपीएससी के 5 प्रीलिम्स निकाल लिए, लेकिन फाइनल लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है मेरा। तो ये चीज इन लोगों को समझने की जरूरत है जिनका प्रीलिम्स निकल गया है, कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से बड़ी अगर कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो वो है। जो भी मैक्सिमम हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो है प्रीलिम्स निकलना। प्रीलिम्स एक गैम्बल होता है, ठीक है। भले ही वो लकीली फॉर्चुनेटली निकलता रहा मेरा, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि प्रीलिम्स इज ऑलवेज अ गैम्बल। और अगर आपको उसमें लॉटरी लगी है तो, और अगर आप उसको भुना नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये आपकी कमी है। और मतलब इसको और बहुत बुरा बुरा भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरीके से करके कैपिटलाइज करिए। जो मिला हुआ है आपको अगले 3 महीने में, उसको फुल्ली यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। यही मैं इनिशियली बोलना चाहता हूँ बस। यूनिस सर, आवाज आ रही है सर? मुझे तो हमेशा आ आती रही है है। आपकी आवाज, यस प्लीज। तो शुभम सर की बात को ही मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा कि जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, अब आप खुद देख लो। सर के लिए इंट्रोडक्शन देना बहुत आसान होता है कि शुभम सर आइए, बजाइए, लंबा चौड़ा कि उन्होंने 5 प्रीलिम्स दिए, 5 मेंस लिखे, तो वो इम्पैक्ट है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन है वो मैटर करता है। प्रीलिम्स निकालना ठीक है, एक आपकी एक स्किल है, वो एक चेक हो गई, उसमें आप पास हो गए। बट अभी और भी कई सारी है, उनको आपको टेस्ट करना है। जैसे मेंस में 9 7 8 पेपर हो रहे हैं आपके, तो वो इन एंड आउट आपको पूरा चेक करने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको डिसाइड करेंगे कि आपको क्या बनाना है। तो प्रीलिम्स ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो अच्छी बात है। उस कॉन्फिडेंस को, उस मोमेंटम को बना के रखना है। और सबसे क्रूशियल फेज होता है वो 3 महीने। 3 महीने में ब्रेक और वो वाला सीन होता है। अगर आप कर गए तो कर जाओगे, नहीं करे तो फिर वही है कि उस साइकिल में फंसे रह जाओगे, लूप में फंसे रह जाओगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। समय सच में अब कीमती है, समय की अब आपको कीमत समझनी पड़ेगी। अब मेरा जो दूसरा सवाल है सर, सवाल जवाब की भाषा ज़्यादा थोड़ा टू द पॉइंट और स्पेसिफिक होती है। दूसरा सवाल ये है, जिनका पहला मीन्स है
पहले उनसे शुरू करते हैं, फिर बुजुर्गों पे आएंगे। जिनका पहला मेंस है, उनको कितने दिन अपना रोल नंबर बाबू सोना को बांटते फिरते रहना चाहिए और फिर मेंस में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। मोहल्ले भर का आशीर्वाद लेने के बजाय अभी सरस्वती देवी के चरणों में खुद को समर्पित करना ज़्यादा समीचीन होगा। तो उनको वक्त नहीं खराब करना है, प्रीलिम का उत्सव डिसप्रपोर्शनेटली नहीं मनाना है। इस पर थोड़ा शॉर्ट में अगर आप दोनों बताएं तो। सर पहले अटेम्प्ट वालों के लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली। सर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो पहला अटेम्प्ट मतलब पहला मेंस दे रहे हैं, पहला मेंस दे रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि काफियों का होगा कि पहली बार प्रीलिम्स निकल गई, अटेम्प्ट कई सारे हो गए, तो अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपका, बस हमें वहां तक रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि हमने प्रीलिम्स निकाल लिया तो हमने फतह कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अभी बाकी है, साथ आपको पेपर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है। तो आपकी जो तैयारी है, प्रीलिम्स एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि भाई आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ही आपको गाड़ी चला के रखना है। डीरेल नहीं होना है कि अब मंजिल पे नहीं पहुंचे हो, कहने का मतलब ये है। प्रीलिम्स सिर्फ एक साइन बोर्ड है जिसने बता दिया है कि पहला टोल पास हो गया है सक्सेसफुली और सही डायरेक्शन में आप चले जा रहे हो। तो हुई है, गाड़ी को धीमी से रफ्तार से नहीं चलाना है अभी। शुभम सर। एग्जैक्टली मतलब मैं ये कहूंगा बस कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो 1-2 दिन आप एकदम स्काई हाई रहते हो, उस बूस्ट को यूज करना है। अगर आप इस बूस्ट में पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप हाईली मोटिवेटेड होते हो, रिजल्ट में पॉजिटिव आपका नाम, उससे आप बहुत मोटिवेटेड होते हो मेंटली। आप अगर जिन लोगों का प्रीलिम्स निकला है वो खुद इस चीज को, आवाज आ रही है मेरी? यस प्लीज गो अहेड। यस, जिन लोगों का प्रीलिम्स निकला हुआ है वो लोग इस चीज को भी फील कर रहे होंगे कि इस समय उनका जो मोटिवेशन है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पर होगा। जितने भी लोगों का निकला हुआ है वो इस चीज को फील कर रहे होंगे, सर्टेनली फील कर रहे होंगे। अभी उसको यूटिलाइज करना है। अगर आपने अभी रेस्ट ले लिया कि रिजल्ट आ गया है मेरा और मैं 2-3 दिन बाद पढ़ाई शुरू करूंगा, तो वो मोटिवेशन आपका डाउन हो जाएगा। फिर आपको उसको कैपिटलाइज करने में टाइम लगेगा। फिर इसलिए इस मोटिवेशन को अगर यूज करना है तो तुरंत मतलब जो भी होता है जस्ट डू इट, जो नाइकी का एड है, उसको यूटिलाइज करना और पढ़ाई शुरू कर देना है। बस कुछ और सोचना ही नहीं है। सिलेबस उठाइए, यूपीपीसीएस का सिलेबस, मेंस का सबसे अच्छी बात ये होती है कि डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है उन्होंने हर पेपर के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारी चीजें। खैर वो आगे और डिस्कशन हम कर सकते हैं, लेकिन मेन जो अभी मैं बोलना चाह रहा हूँ, बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मोटिवेशन है आपके पास, उसको यूटिलाइज करना है आपको। अगर आपने 2 दिन भी अपना गार्ड डाउन किया तो फिर मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, ब्रेक ले लोगे और वो बूस्ट आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और स्पेशली अगर जो लोग पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, इनका वो मोटिवेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। मैं एकदम सर्टेन हूँ इस चीज को लेकर के कि पहली बार मेंस देने का मौका मिल रहा है मुझे। आपने अभी कहा कि मोटिवेशन कम नहीं होने देना है, ये रिदम अगर बना रहा तो वो अगर ब्रेक ले लिया तो वो कम हो जाएगा, पक्की बात है। अगर ब्रेक लिया तो वो कम हो जाएगा, इसी को तुरंत यूटिलाइज करना शुरू कर देना है। तो मैं इस पर मुझे लगता है कि हर कोई वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्रीज देखता होगा कि भागना चलना एक बात है, विकलांग हिरन भी अगर हो और उसे अगर कोई टाइगर दौड़ा ले पीछे से, तो अपनी जान बचाने के लिए कुलाचे मारेगा ही मारेगा। आपको पास होने के लिए नहीं लड़ना है, आपको शीर्ष स्थान हासिल करना है। सिर्फ मेंस पास करना अपने आप में अंतिम सफलता नहीं होगी, क्योंकि अंत में फिर आप बहुत चंद मार्क्स से अगर फाइनल लिस्ट से रह जाओगे या आप अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, तो फिर आपको जीवन में बहुत अफसोस होगा कि 1 टाइम सेटलमेंट क्यों नहीं हो पाया। तो 1 टाइम अगर सेटलमेंट करना है तो सिर्फ पास करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा दोस्त है मनीष, आज मैं उसको कॉल नहीं कर पाया क्योंकि बाहर था मैं, उसका फ़ोन उठता नहीं है एक बार में। वो कहा करता है हमेशा कि सक्सेस भले लेट आए बट ग्लोरी की शक्ल में आना चाहिए। तो रैंक लाओ अच्छा, तुम्हारे रैंक में ही सबकी भलाई है। मैं पिछले ये दूसरा मेंस का बैच है यूनिस सर, एक मेंस का बैच हो गया 24 मेंस के लिए। बहुत लोगों ने मेंस उसमें पढ़ा। मैं उनको, जो भी स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, टॉप करो।
मैं कभी नहीं कहता हूँ लिस्ट में नाम लाओ आज तक किसी स्टूडेंट से, क्योंकि मुझे अब तुम सस्ते रैंक लेकर के आओगे, मैं तुम्हें शायद बधाई भी ना दूँ, ऑफकोर्स खुशी होगी, उससे कोई पर्पज नहीं सॉल्व होगा, ना तुम्हारा करियर बनेगा ना इस इंस्टीट्यूट का भला होगा। तो अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो, हम सबको फॉलो करते हो, रैंक लेके आओ। अब मैं तो बोलना मास्टर तुम क्यों नहीं रैंक ले पाए, वही तो बात है ना कि वैसे बाय द वे हमारे जितने मार्क्स हैं उस पर प्रॉपर IAS IPS बैठे हुए हैं। तो पहले चीज़ तो शुभम सर का भी 4 मार्क्स से रिजर्व लिस्ट इस बार मिस हुआ है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि हमने कोशिश की, और शुभम सर का तो भी अटेम्प्ट बचा हुआ है, कोशिश की, लेकिन ठीक है बहुत चंद मार्क्स से नहीं हो पाया ड्यू टू सम अदर रीजन। तो वो गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि GS 6 खराब हो गया, 5 खराब हो गया। तो आपको टॉप करना है उस माइंडसेट से। अगर तुम विजेता के दृष्टिकोण से उस माइंडसेट से अगर लड़ोगे, भागोगे, तो तुम निश्चित तौर पे मंजिल पे पहुंचोगे। अगर तुम सिर्फ पास करने के लिए चहलकदमी करोगे, तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, और पहुंचोगे भी तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। अब ठीक है, टॉप करना है, ये दृष्टिकोण है। रैंक 1 ही लाना है ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लक काम करते हैं, लेकिन रैंक टॉप 10 हो, टॉप 20 हो, शीर्ष स्थान हो, इस तरीके का माइंडसेट रखना है, ठीक है। बट उसकी दृष्टिकोण, उसकी स्ट्रेटजी क्या, उसकी सही रणनीति क्या। मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट मतलब जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं, जिनका मेंस 1-2 बार दे चुके हैं, 24 वाला रिजल्ट पेंडिंग है या पहले दिया है नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। उनको एक्चुअली डांटना है, प्रॉपर डांटना है। डांटना इसलिए कि मतलब मेरा तो UP PCS में पहला ही मेंस था शुभम सर, और मैंने पहली बार में इंटरव्यू दिया था, अच्छा मार्क्स था। UPSC में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, बट मुझे लग रहा है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं, वहीं बार बार वही गलती करते हैं, अच्छा अब इस पेपर में कम हो गया, अब इस पेपर में कम हो गया, तो तुमको समय माफ़ नहीं करेगा। तो सबसे पहले किस तरह से बेहतर स्थिति में आप हो सकते हो, अगर आपका पहला प्रयास, पहला अटेम्प्ट है और आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है, तो मेरी राय, मैं शॉर्ट में अगर 30 सेकंड में बोलूँ, फिर 2 मित्रों की राय लेंगे कि जिस तरह से UPSC में होता है कि एथिक्स, ऑप्शनल और एसे, इन 3 में से 2 में अगर आपने शानदार नहीं किया तो आपका अच्छा रैंक नहीं आएगा, और अगर 2 आपने खराब कर दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। UP PCS में चूंकि GS 5 और GS 6 है, मैं कहूँगा जिनका पहला अटेम्प्ट है, अभी नॉन UPSC और UPSC वालों पे भी आएंगे, बट जिनका पहला अटेम्प्ट है, लो हैंगिंग फ्रूट नाम का एक शब्द है, एक फ्रेज, निबंध है, हिंदी है और एथिक्स है। ये 3 विषय, अगर इन 3 विषयों में आपने शानदार किया तो आप ओवरऑल शानदार करेंगे, क्योंकि बाकी विषयों में डिफरेंस थोड़ा सा कम रहता है तुलनात्मक रूप से अच्छे स्टूडेंट के। अब कोई गोबर है 1 नंबर का, दूसरा गोवर्धन है, तो दोनों में फिर अंतर बहुत रह जाएगा, एक पाएगा 40, दूसरा पाएगा 110। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जिंदगी भर पोथी रटते रहे, जैसे तैसे प्रीलिम हो गया और हर बार उनका प्रीलिम होता है, उनकी IQ, उनकी EQ इतनी समझ कम है। शुभम सर, मैं आपको बोलता हूँ, ऐसे लोग ना बने तो अच्छा है ना। मैं यहाँ पे दुकान नहीं चला रहा हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ लोगों से मेरी बात करने की इच्छा तक नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं घमंडी हूँ, इच्छा ही नहीं होती है। तुम इंस्टीट्यूट में हो, एडमिशन लिए हो, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे तुम में वो स्पार्क नहीं नजर आता है, तुमसे समाज और प्रशासन का कोई भला होने नहीं वाला है। आई पर्सनली डोंट लाइक सच पर्सनैलिटीज, नॉट एज ए ह्यूमन, एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्यूचर ब्यूरोक्रेट। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनमें स्पार्क है। नॉलेज नहीं होगा, कम हो सकता है कि ना पढ़ा हो सकता है बेचारे प्रिपरेशन ना कर पाए, पहली बार मेंस लिख रहे हैं, उनको बड़ा प्यार आता है, उनको बस गले लगा करके उनको भाई चलो लेके चलता हूँ। ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे एथिक्स और जो आपका ये है हिंदी है, इस पर फोकस करें, और बाकी जो विषय हैं उन विषयों में भी, हर विषय में, हर सेक्शन, हर ब्लॉक, हर टॉपिक समान महत्व का नहीं होता है। इसी महत्व को समझाने के लिए यूनिस सर ने, मैंने पूरी सिलेबस के एनालिसिस की सीरीज ही चलाई है ना। मैंने, शुभम सर ने, यूनिस सर ने और श्रेय ने मिल करके आपको GS1 वगैरह पे भी बात की, तो उसका सहारा आप ले लीजिए। अब मैं शुभम सर आपसे, यूनिस सर आपसे सिर्फ शॉर्ट में, मैं ज़्यादा वक्त खा गया इस वाले सवाल में, ये पूछना चाहता हूँ कि पहले अटेम्प्ट के जो स्टूडेंट्स, उनको ज़्यादा जोर कहाँ और किस तरह लगाना चाहिए? क्योंकि शुभम सर आपने भी UP PCS का इंटरव्यू दिया हुआ है, अच्छे मार्क्स थे आपके। UPSC का तो आपने
शानदार किया ही है, 5 प्रीलिम 5 मेंस इंटरव्यू। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि कहाँ ज़्यादा जोर लगाना चाहिए इनको ताकि ये तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग पहली बार मेंस लिखेंगे उनके पास सबसे अच्छी चीज ये है कि उनके पास कोई मेंटल ब्लॉकेड नहीं है। फ्रेश माइंड से वो चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज होती है मेंस के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से। दूसरी चीज जो उनको फोकस करने वाली बात है, जैसे कि आप बात कर ही रहे थे कि जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट्स, उन पे ही उनको फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो हिंदी है, एसए है और GS5 GS6 में भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं काफी हद तक। जहां तक अभी चूंकि GS5 GS6 की एक ही मार्कशीट अभी तक आई हुई है। सर तो सर मैं GS5 GS6 के बारे में थोड़ा सा इसमें रोकना चाहूँगा। एक्चुअली GS5 और GS6 में जब पहली बार 2023 का मेंस हुआ, उसकी मार्कशीट अवेलेबल है, तब उस समय लोगों के पास ना तो कंटेंट अच्छे थे, मार्गदर्शन अच्छा नहीं था, लोगों को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। आज की स्थिति ऐसी है, सबके पास वही कंटेंट है, हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ वन थिंग, बट मोस्टली लोगों के पास संसाधन है। तो अभी संसाधनों का अभाव, संसाधनों का गैप नहीं है। मुझे लग रहा है 2023 में डिफरेंस संसाधनों के गैप की वजह से ज़्यादा हुआ, अभी संसाधनों का गैप नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा फिर GS5 6 में वो भी GS का ही एक प्रकृति, GS5 पूरा GS 1 2 3 और 6 मिला करके ही, अलग से कुछ पेपर तो है नहीं, इसलिए GS5 वो ज़्यादा अच्छा करेगा जिसके 1 2 3 है ना। अगर उसमें डूबेगा तो इसमें भी डूबेगा, तो उसमें डिफरेंस आने का मैं बहुत रीजन देखता नहीं हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो सबको अपना खुद का जो पोटेंशियल है उसको असेस करना चाहिए। हर एस्पिरेंट का एक निश सब्जेक्ट होता है जिसमें वो बहुत अच्छा करते हैं। किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, किसी का पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखते हैं, कुछ लोग एथिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखते हैं। तो जो भी पहली बार दे रहे हैं, पहली बार तो उनको ये समझने की जरूरत है कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ, अच्छे आंसर लिख पाता हूँ। उसको उनको अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए और इनको करते हुए। एक वन फिट्स ऑल वाला मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि सब कोई बस केवल हिंदी पर ही फोकस करना शुरू कर दिया, सब कोई बस केवल एसए पे ही फोकस करना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि हम मार्कशीट में वैसा देखते हैं, लेकिन आप अगर अपने आप से धोखा करेंगे कि आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे आते हैं उस पर फोकस ना करके आप जिसमें स्ट्रगल करते हैं उस पर टाइम देना आपने शुरू कर दिया, उससे डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि आप उस चीजों को बहुत अच्छे से कर नहीं पाते हैं और प्रिपरेशन में आपके हर्डल होता है। और जहां पे आप चीजों को कैपिटलाइज कर सकते हैं, जहां पे चीजों को आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, वहां पर भी आप एवरेज परफॉर्म करके आते हैं फिर अल्टीमेटली, और वो अफेक्ट कर देता है फिर पूरे के पूरे पेपर को, पूरे पूरे एग्जाम को। मैं तो यही कहूंगा कि जिसका भी बैकग्राउंड है, अगर उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री का है, उनका बैकग्राउंड पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, सोसाइटी का है, वॉट एवर इट इज, उसको यूटिलाइज करें, वो उसको कैपिटलाइज करने की जरूर कोशिश करें। उसी में डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आप GS1 में बाकी सब क्वेश्चन के आंसर आपने एवरेज लिखे, लेकिन आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर अच्छे लिख दिए, तो बाकी सबसे आपके 5 नंबर 8 नंबर आगे हो गए, 8 नंबर सारे पेपर्स में आगे हो गए, आप ऑलरेडी 50 मार्क्स आगे हो गए। मैं तो ये समझता हूँ तो इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, मेरा ये मानना। बाकी यूनिस सर और अच्छे से बता पाएंगे मुझे लगता है। हाँ सर। सर आप दोनों ने मतलब मेन चीज डील करी दी है। मैं ये कहूंगा कि देखो CCS या फिर जो भी है ना, ये एग्जाम की जर्नी बहुत लंबी है, यात्रा बहुत लंबी है, छोटी नहीं है। तो इसमें ना आपको बीच में कॉन्फिडेंस बूस्टर्स चाहिए होता है कि जो आपको कंटिन्यूस एक कॉन्फिडेंस देते रहे, एक मोटिवेशन देते रहे। तो इसमें हमारी 2-3 तरीके, जैसे शुभम सर ने कहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे खेलिए। आपका ये एरिया स्ट्रांग है तो वो ऑब्वियसली आपको बीच में कॉन्फिडेंस देता रहेगा कि हाँ यार ये सिलेबस था, ये मेरा फेवरेट सा एरिया था, इसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मान लीजिए 6 क्वेश्चन भी आते हैं तो मैं 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, है ना। तो ये आप एक स्ट्रेटेजी ले सकते हो। और जैसे सर ने बात कही कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जहाँ पर हमारी इनपुट कम लगता है और आउटपुट हमें ज्यादा मिल जाता है। तो जैसे ऐसे हो गया, अगर आप देखो वो 3 उसने दे ही रखे हैं आपके, है ना। अगर आपके हर एक थीम पर अगर आपने 5-6 ऐसे तैयार भी कर लिए तो उसमें एफर्ट कम लग रहा है, आउटपुट होने के चांसेस ज्यादा है।
तो वहां से भी आपके कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा एक पेपर तैयार हो चुका है ना, इसमें मेरे इतने नंबर आने के चांसेस बन रहे हैं। ऐसे ही हिंदी में आपको पता है कि बहुत छोटा सिलेबस है, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जल्दी से रैप अप हो जाएगा, देन यू कैन मूव टू द सेकंड पार्ट। ऐसा नहीं है कि हमें सारे सब्जेक्ट के कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ना है, ऐसा नहीं, पढ़ना तो हमें सारे ही पढ़ेंगे, है ना। एक और चीज हमें ध्यान दे रखनी है अपनी स्ट्रेटेजी, जो क्लियर ये हमारा स्ट्रेटेजी का मामला आएगा, जो फर्स्ट टाइमर वाले हैं। स्ट्रेटेजी ये कहती है 20 के 20 सवाल कोई भी परफेक्ट नहीं लिख सकता है, ठीक है। तो हमें 20 के 20 में महारत हासिल करना है ही नहीं। हमारा पर्पज यहाँ पर यह है कि भाई जैसे मैंने कहा लो हैंगिंग फ्रूट है। अब जैसे GS3 में आप देखो सिक्योरिटी के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, तो आपके अगर वो प्रिपेयर्ड हैं पहले से, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको लग रहा है कि यार इसमें चांसेस भी कम है और या आपकी ग्रिप नहीं बन रही है, तो उसमें एवरेज आंसर लिख कर आना है। अटेम्प्ट 20 के 20 करने हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है अगर हम 15-16 बहुत अच्छे कर देते हैं और 4-5 बस एवरेज भी लिख कर आ जाते हैं ना, तब भी आप आराम से आप निकाल ले जाओगे। तो उस स्ट्रेटजी के साथ हम अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स को हम लोग चूज कर सकते हैं अगर टाइम की शॉर्टेज हो रही है तो। ठीक है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसका यही है कि भाई एथिक्स, एस्से और 7-8 टॉपिक एथिक्स में पढ़ना है। एस्से में आप लगातार पढ़ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका संचित ज्ञान है, ये सब स्ट्रक्चर सीखना है, वैलिडेशन इनोवेशन करने, राइटिंग स्किल सीखनी है। और हिंदी, इसमें आप कम एफर्ट लगाएंगे तो भी आपको ज़्यादा इससे प्राप्ति होती है। मेरे अपने यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में एथिक्स को मैंने बहुत इग्नोर किया था, मुझे लगा मैं तो भाषा का बहुत ज्ञानी हूँ और बहुत मेरी समझ फिलोसॉफिकल अच्छी है, लिटरेचर वाली है, तो मैं तो छक्के मारूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है आपको, ये गलती नहीं करनी है। और शुभम सर ने जो कहा उसको मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं, GS1 में ज्योग्राफी आती भी नहीं थी और मैं पढ़ता भी नहीं था, और आज भी मैं ढूंढता हूँ उसमें, यूपी के मैप में लखनऊ ढूंढता हूँ और इंडिया के मैप में यूपी ढूंढता हूँ, वो है मतलब वेरी सॉरी बट मैप नहीं समझता मुझे, फिर भी मुझे 100 के आसपास मार्क्स आते थे, जबकि मेरा दोस्त ज्योग्राफी का बहुत विद्वान था, फिर भी उसको 70 आते थे। उसके पीछे कारण था कि मेरी सोसाइटी बहुत स्ट्रांग थी, तो मैं सोसाइटी के आंसर इस तरह से लिखता था कि मेरा सोशियोलॉजी वाले भी शर्मा जाए, फिर हिस्ट्री भी ठीक ठाक थी। तो आप ऐसा नहीं, एक ब्लॉक अगर आपका कमजोर है तो आप उसको दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक जो मजबूत है ना, उस पर इतना अच्छा खेलिए कि एग्जामिनर उस आंसर को पढ़े तो कहे वाह स्टूडेंट बहुत शानदार है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर हिस्सा उसका वीक हो। तो एक जो पॉजिटिव जो बैस जो क्रिएट होगा, जो आपके प्रति सकारात्मक एक दृष्टिकोण उसका बनेगा, वो अंत तक जाता है। तो मुझे ये कहना है, फिर अंत में वो दिन भी डिपेंड करता है। जैसे अभी हमारी फिरदौस एक फैकल्टी ने ज्वाइन किया, तो वो बता रही थी कि इस बार GS1 में ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा आ गई और उसका बैलेंस नहीं हो पाया, बहुत बुरा गया वो पेपर। तो कई बार होता है दिन खराब होता है, तो बाकी पेपर्स में आप कंपनसेट कर पाएँ। ऐसा नहीं पहला पेपर खराब हो गया तो रोने बैठ जाओ, हाय राम मैं तो मैं बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं होता है। मंजिल बाकी रहती है, जब तक अंतिम गेंद ना फेंक दी जाए मैच बाकी रहता है, अंतिम सांस तक जीवन बाकी रहता है। तो ये था। अब मेरा जो अंतिम सवाल है सामान्य सवालों में, उसके बाद फिर यूपीएससी नॉन यूपीएससी पे बात करेंगे, सामान्य और हिंदी नॉन हिंदी अंग्रेजी वाला बात करेंगे, ठीक है। अंतिम सवाल इसमें है कि ये, हाँ ये तो हो गया पहले अटेम्प्ट वाले, जो एक अटेम्प्ट से ज़्यादा दे चुके हैं, इससे सीनियर हैं काफ़ी और फेल हो चुके हैं, अगर कहें सीधे। मिशन पहले अटेम्प्ट वालों का भी खत्म मत करिए, मेरे पास एक पॉइंट है। मैंने जो सवाल बनाए थे मुझे ध्यान है, प्लीज बताइए, सजेस्ट कीजिए, स्टूडेंट के सवाल तो आएंगे। हाँ पहले अटेम्प्ट वालों के लिए मेरे पास एक चीज है, प्लीज कि पहला जो मेंस लिख रहे होते हैं उनके साथ जनरली ये थोड़ा सा चैलेंज आता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है मेंस का। वो मतलब देखते हैं कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, फिर एस्से, फिर GS1 में 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, GS2 में 4 सब्जेक्ट, GS3 में तो मतलब पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स हैं, आज तक मुझे पता नहीं चला। फिर एथिक्स है, फिर GS5, GS6 में तो अंबार लगा हुआ है सब्जेक्ट्स का। तो पहले अटेम्प्ट वालों को एक ये चैलेंज रहेगा कि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे करें, 3 महीने में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो उस चीज से नहीं डरना है, सिलेबस बहुत बंधा हुआ है, फिक्स्ड है। यूपीपीएससी ने भी दे रखा है, यूपीएससी ने तो मान लीजिए पहले से दे रखा ही है, वो उसी को कॉपी कर रखा है, लेकिन सिलेबस एकदम उन्होंने दे रखा है। और आप जब पेपर उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप एकदम देखेंगे कि एकदम सिलेबस में जो लिखा हुआ है ऑलमोस्ट उसी के आसपास रहता है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है प्रेडिक्टेबल होते हैं। वो आपको बुकलेट्स मिलेंगी और एड मैथ्रिया आपके साथ हमेशा रहेगा,
वो चीजें सब आपकी कवर हो जाएंगी। आपने तो आप उस चीज से नहीं डरना है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिलेबस बहुत ह्यूमंगस है, ये देख करके डर नहीं जाना है, एक प्रिपरेशन शुरू करनी है। ये आपने जो कहा अच्छा सवाल था। होता है ना कि मेरी भी लिमिटेशन है, मैं सोच नहीं, मुझे लगता है हाँ ये तो पता होगा बच्चों को, कई बार ये भी मामला होता है। यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों का जो मेंस का सिलेबस है बहुत वेल डिफाइंड है। और प्रीलिम में कहते हैं अंडर द स्काई कुछ भी पढ़ना है, मेंस में प्रीलिम में भी अंडर द स्काई कुछ भी नहीं पढ़ना होता। अदरवाइज 700 प्रश्नों में से हम आपके सारे करंट नहीं फंसा देते, लर्निंग सीरीज इतना इफेक्टिव नहीं होता। मेंस की जहाँ तक बात करूँ, मेंस का सिलेबस बहुत डिफाइंड है, बहुत एडहेयर करता है, यानी कि मेंस के सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न फ्रेम होते हैं, पीवाईक्यू के अनुसार ही प्रश्न फ्रेम होते हैं। तो मेंस में बहुत भटकाव की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं पता है, जो पहली बार सुन रहे हैं, जो जानते हैं उनको पता है, यूट्यूब पर लाइव सेक्शन में जाना, एक वीडियो पड़ा है, सबूतों के साथ देखिए कहाँ से आया था मेंस। हमने सभी पेपर्स की 50-60 प्रश्नों की एक स्मार्ट बुकलेट दी थी क्वेश्चन आंसर की। हर पेपर में मिनिमम 11-12 सवाल सीधे, एक होता है ना कि खाली मैच कर रहा है टॉपिक, नहीं, सीधे। मैंने पूछा विटिकल्चर तो विटिकल्चर, मैंने फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर नहीं पूछा। मैंने पूछा कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज, तो स्मार्ट विलेज पूछा उसने, ठीक है, चूंकि ध्यान में था कि भाई स्मार्ट विलेज आ सकता है। तो सिलेबस इतना डिफाइंड है कि अगर आपके पास सेंस है, समझ है, एनालिसिस करने की क्षमता है, और चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा। अभी भी चैट जीपीटी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि सारे डेटा दे दें, प्रोसेस करके निकाल दे। 10 साल लगेंगे शायद, 5 साल बाद नौबत आएगी, तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही करना पड़ेगा। तो सिलेबस डिफाइंड है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, कहीं से पढ़ रहे हो वो भी उपयोगी होगा। आई डोंट वांट टू कमेंट दैट ऑन दैट, बट मेंस में कम भटकोगे तो फायदे में रहोगे। शायद शुभम जी का यही कहना था। यूनुस सर, योर टेक। शायद शुभम जी अभी कोई और सवाल लेने गए, तब तक आपका कमेंट। नहीं सर, सही कह रहे हैं आप। मतलब मेन चीज हुई है सिलेबस हमारा, इसलिए हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसमें यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि बस यही पढ़ना है, इसके बाहर इधर उधर नहीं भागना है कि ये भी चीज आ जाए, ये भी चीज आ रही है, ऐसा नहीं है। उसका एक सेट पैटर्न है, कोई भी टॉपिक उसकी उसने रेंज ऑलमोस्ट खुद ही डिफाइन कर रखी है कि भाई इस टॉपिक में इस रेंज में हम लोग सवाल पूछने वाले हैं, बस हमें वही चीज तैयार करनी है। और पहले अटेम्प्ट वालों पे एक कमेंट है कि मेरे साथ में यूपी पीसीएस का जब मैं मेंस दे रहा था, अब मेरा पहला ही मेंस, और मुझे लग रहा था यूपी पीसीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूपीएससी में हो ही जाएगा। तो मेरे साथ में एक बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने कहा मेरा पहला मेंस यूपी पीसीएस में, पता नहीं क्या होगा। तो कह रहे थे कि तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हाई हैं, और हुआ भी वही। उनका खुद का नहीं हुआ, जो यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनका नहीं हुआ। उससे पहले यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुके थे। यूपीपीसीएस में उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ, मेरा हुआ, अच्छे मार्क्स आए, मैंने प्रेफर नहीं किया, बात अलग है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं तो इन्फीरियरिटी नाम की तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। बड़े वाले भैया, सीनियर भैया, पड़ोस वाले भैया, बुआ के बेटे, लॉज वाले भैया, तमाम प्रकार के मठाधीश भैया होते हैं, है ना। लड़कियां बड़ी चाव से कहती हैं अरे वो एक सीनियर है भैया, कॉलेज में सीनियर थे, उन्होंने 3 इंटरव्यू दिया। हर यात्रा नहीं होती, हर मैच नया होता है, हर इवेंट नया होता है। आप पिछले वाले से ठीक है इंस्पायर हो सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप विजेता बन के निकलेंगे ऐसा नहीं होता है। अगर आपने आप में कुव्वत है, दम है, तो आप निश्चित तौर पे जीतेंगे। तो किसी भी प्रकार से कॉन्फिडेंस को कम नहीं रखना है पहले अटेम्प्ट वालों को, यही कहना चाहता हूँ। और लड़ो अच्छे से। इसके बाद एक नॉन यूपीएससी और यूपीएससी बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं। यूपीपीसीएस का सिलेबस सिमिलर है, इसकी वजह से यूपीएससी वाले भी आते हैं, और मैं और आप समझा तो बेनिफिशरी रहे हैं इसके। तो निश्चित तौर पे जब ये स्थिति रही है, हमारे समय में तो ऑप्शनल हुआ करता था। मेरे समय में क्या मतलब, जब मैं देता था तो ऑप्शनल होने की वजह से अलग से कुछ पढ़ना नहीं होता था, तो हमें तो तकलीफ नहीं हुई। बट यूपीएससी में जो अभी दे रहे हैं और यूपीपीसीएस भी दे रहे हैं, उनको ऑप्शनल और जीएस 5-6 में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। कैसे बैठाएं, इस पर थोड़ा बात आप दोनों से। यूनुस सर पहले बोलेंगे। सर, अगर हम पेपर 5 और 6 का सिलेबस देखें तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि 1 to 3 जो आपकी जीएस है उसका एक तरीके से एक डायमेंशन ले रहा है यूपी स्पेसिफिक। और कुछ जगह पर हम लोग यूपी अपने आप में, जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें यूपी अपने आप में एक डोमिनेंट फिगर रहा ही है।
वो सारी चीजें ऑलमोस्ट आपकी तैयार हो ही जाती है। हिस्ट्री अगर आप जीएस भी पढ़ रहे हो तो जीएस 5 पे हिस्ट्री वाले पार्ट हो जाएंगे। फिर कुछ चीजें होंगी हाँ जहां पर हमें यूपी स्पेसिफिक डेटा, यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल्स हमें तैयार करनी होंगी, क्योंकि पेपर 5 का या फिर जो भी हम 1 2 3 लेकर चले और 5 और 6 में नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कुछ अलग से फ्रेम करेगा। क्वेश्चन वही फ्रेम होंगे बट वो यूपी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में होंगे। तो हमें बस वही है कि जो चीजें हमने अपने पहले 3 4 में जीएस में पढ़ी है उसको हमें बस यूपी के एग्जाम्पल्स के साथ, यूपी स्पेसिफिक कुछ डेटास के साथ, यूपी स्पेसिफिक डायमेंशन हमें लेके चलना है बस। तो उसमें आई थिंक अगर आपका 1 2 3 स्ट्रांग है तो 5 6 में आपको इतनी समस्या नहीं आएगी। शुभ सर, कुछ कहना है आपको? एग्जैक्टली मतलब ऑलमोस्ट यही सारे पॉइंट्स मैं भी बताना चाहता था कि अगर आपके जीएस 1 2 3 प्रिपेयर्ड हैं तो उसी में कुछ कुछ चीजें यूपीएस स्पेशल पढ़नी पड़ती हैं, प्लस जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो कीवर्ड्स हैं सिलेबस के, उनको जरूर फोकस करना होगा थोड़ा सा आपको। और मैं ये अश्योरिटी दे सकता हूँ कि जितना टाइम आप ऑप्शनल में देते हो, यूपीएससी और नॉन यूपीएससी वाली अगर कंपैरिजन वाली बात है, तो जितना टाइम आप ऑप्शनल में देते हो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उससे कम टाइम भी अगर आप जीएस 5 6 को दोगे तो आराम से हो जाएगा। मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उतना दे दोगे तब तो आप बहुत अच्छा कर दोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं तो कहता हूँ वही जो यूनुस सर ने बताया, जीएस 6 और जीएस 5 अपने आप में फ्रॉड है एक्चुअली। पेपर बनाने वाले को कुछ मैनेजमेंट वगैरह का टॉपिक डाल देता, कुछ और स्किल डेवलपमेंट हो जाता, फ्रॉड है अपने आप लास्ट ईयर का ही 2024 का ही अगर हम बात करें तो अगर आप पेपर उठा करके देखोगे, जीएस 6 का ही पेपर उठा करके देखोगे, तो वो सेम पेपर में आप 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक पढ़ोगे तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 टॉपिक उन्होंने रिपीट कर दिया है, वही चीज बार बार पूछ ली है उन्होंने। हमने जब पढ़ाना शुरू किया एग्जैक्टली 2024 मेंस के लिए, पहले ही एक जिन लोगों ने पढ़ा है देखा होगा, जीएस 3 और जीएस 6 साथ में पढ़ाता था तब 40-45% सिलेबस जीएस 6 और जीएस 3 के लगभग सेम थे, डिक्टो थे। एक यूपी का एक कोट, एक डेटा, एक एग्जाम्पल डाल दिया, काम खत्म हो जाता था। जीएस 5 तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। जीएस 5 में तो मतलब समझ में नहीं आता भाई डाला तुमने क्यों, जब तुमको हाँ जीएस 2 में वहीं पढ़ते हैं राज्यसभा, लोकसभा में इधर हम विधानसभा, विधान परिषद, मतलब बकवास, प्रॉपर बकवास। एनीवे कुछ तनाव नहीं आएगा तुमको, हम पढ़ा ही रहे हैं और कहीं से आप पढ़ ही रहे होगे तो समस्या नहीं आएगी। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लो नहीं। अगर मैं अभी सोचूं, चलिए मैं एक वो है ना कि क्या है, रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो मैं जरा कल मैंने मार्क ट्वेन को कोट किया था, चलो फिक्शन में बात करते हैं। एथिक्स में क्या है, समझ अच्छी हो जाए, लेक्चर्स थोड़े देख लें, डेटा एग्जाम्पल है लिख देंगे, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोसाइटी लेवल पे, एक गवर्नेंस लेवल पे। जीएस 1 में क्या है, वही तो पढ़ा है, प्रीलिम में सब लिख के आना है। जीएस 2 भी पढ़ा है, ये थोड़ा आईआर वगैरह देख लेंगे, हो जाएगा। जीएस 3 और जीएस 6 एक साथ मैनेज कर लेंगे, इकोनॉमी का डेटा वाटा देख लेंगे, काम हो जाएगा। हिंदी में तो ठीक है, पीवाईक्यू रट लिया तो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन वो सब हो गया, और बाकी कर लिया, व्याख्या वगैरह सीख ली, हो गया। बचता क्या है, कॉन्फिडेंस रखो, तुमसे बेहतर कोई है नहीं। तो यूपीएससी वाले जो हैं वो जीएस 5 6 का तनाव मान ले, जो नॉन यूपीएससी वाले हैं उन्होंने तो अपना जीवन समर्पित कर ही दिया है पीसीएस के लिए, तो वहाँ समस्या है नहीं। अब मुझे लग रहा है यूपीएससी नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड की क्वेश्चन आंसर भी बच्चों के लेने हैं। यूनुस सर के पास समय अभाव भी था। यूनुस सर थोड़ी देर और रुकेंगे ना? ठीक है सर, 5-10 मिनट हो गए। हाँ हाँ, आप ट्रेवल में हैं, आप दोनों सब बड़ी यात्रा कर रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो ठहरा हुआ हूँ। बड़ा लगता है कि क्या आप हैदराबाद टहल रहे हैं, आप भी टहल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अभी जो सब कोई यात्रा में ही है, बस वो समय का अंतर है। कोई किसी और समय में कहीं और रहता है, कोई किसी और समय में कहीं और रहता है। स्पेस टाइम हर चीज में यात्रा है, तो समय में तो यात्रा सबकी चल रही है ना, स्पेस में थोड़ा डिफरेंस आता है। एक सस्ता सा शेर चेप दो इस पे, बहुत सस्ता है। कि स्टूडेंट वाले, फेलर वाले, उसमें कहते हैं ना कि कुछ को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। सफ़र में तो हम सभी हैं एक्चुअली, जो भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा, मुझे लगता है हम में से कोई नहीं पहुंचा है, अगर मंजिल हम एक्चुअली में कुछ और मानते हैं तो सफ़र में तो हम सभी हैं। तो ठीक है, संतोष करो। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन करने से पहले आपके सवाल और 2 वरिष्ठ नागरिकों के जवाब, मतलब आपकी इस दुनिया में है ना महाजन लोगों के जवाब, उससे पहले जिनका ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां मेंस है। अभी किसी ने सस्ता वीडियो डाला था 43 मेंस, मैंने कहा भाई क्या हुआ,
गर्भगृह से ही मेंस देना शुरू कर दिया था क्या? तो ऐसे मतलब कुछ लोगों के तो इतना इतना क्या मेंस देना है, तो थक नहीं जाता आदमी क्या? मैं तो पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ। तो बताइए, जो लोग 2 3 4 5 मेंस दे चुके हैं, फेल हो रहे हैं, अब फेल होना उनको पसंद आने लगा है, उनके लिए क्या कहेंगे? शुभम सर, यूनुस सर। पहले यूनुस सर बोल रहे हैं, मैं उसके बाद ही बोलूंगा। वरिष्ठ। आप चाहते हैं कि जो वो बोले, हाँ, फिर उसमें से हम भी, अब हमारे लिए बहुत कुछ मिल सकता है मसाला। होमवर्क नहीं करना ठीक है, चाहते मैं बोलता हूँ पहले। ऐसा है कि जो लोग कई बार मेंस लिखे होते हैं और मेंस में पहले फेल हुए होते हैं, उनके दिमाग में एक ब्लॉक बन जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपनी गलतियों को रिपीट कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है, क्योंकि एक बार उन्होंने मेंस लिखा और उसी की आदत पड़ जाती है कि उसी टाइप की प्रिपरेशन वो फिर से करते हैं, उसी टाइप की प्रिपरेशन फिर से करते हैं, वही गलतियां सेम फिर से करते हैं। तो अगर अभी तक उनका मेंस नहीं क्लियर हुआ है, जो लोग मल्टीपल मेंस लिख चुके हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बस यही एक सजेशन है कि वो मेंटल ब्लॉक आप हटा दीजिए कि पहले जो मैंने मेंस की तैयारी करी थी उसी तरीके से करना है। आप पहली बात तो एक चीज ये करनी है कि अगर पहले नहीं निकला है तो अब भी नहीं निकलेगा, वो हटाना है, क्योंकि कई बार उसकी वजह से प्रिपरेशन रुक जाती है आपकी कि पहले भी नहीं निकला था, वही करते रहे, इस बार भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये थॉट्स आते हैं। ये 4 दिन 5 दिन तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, उसके बाद फिर 5 दिन के लिए आपके डिमोटिवेट हो जाएंगे और पढ़ाई नहीं होगी। तो वो मेंटल ब्लॉक पहले सबसे हटाने की जरूरत है कि पहले नहीं निकला है तो अभी भी नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। आपको बस थोड़ा सा चीजों को ट्वीक करने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा सा असेस करने की जरूरत है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आपने थोड़ी बहुत गलतियां करी थी जिसकी वजह से पिछले अटेम्प्ट्स में मेंस नहीं क्लियर हो पाया था, पेपर नहीं पूरा हो रहा था, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस छोड़ के जा रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, या फिर टाइम मैनेज करके सही से टेस्ट सीरीज मैंने नहीं लिखी, या फिर उसको प्रॉपरली टाइम्ड मैनर में टेस्ट नहीं लिखा मैंने, बस केवल टेस्ट लिख दिया 4 4 घंटे में, 5 5 घंटे में जाकर के उसके बाद सोच रहा था कि वहां जाकर के चीजें सही हो जाएंगी। तो जो भी कमी रही उसको सही करने की जरूरत है जिन्होंने मल्टीपल मेंस लिखे हुए हैं, मैं बस यही कहूंगा। यूनुस सर। शुभम सर ने मतलब बोली नहीं काफी चीजें। तो सबसे मेन चीज वही है कि आपको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि पहले नहीं हो रहा है तो इस बार भी नहीं होगा, वो सर ने बहुत चीजें बताया है। और वैसे वर्षा भी होता है कि नहीं, पिछली बार शायद उनकी गलती होगी, कुछ लक फैक्टर होगा। देखो, हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं हुआ है, कुछ कमियां हैं, जैसे सर ने कहा वो रियलिटी, वो फिक्शन वाला जो सर ने कोट किया है, तो वो बहुत जरूरी है। हमें इसलिए न्यूट्रल होकर, डिटैच होकर हमें देखना है, बहुत फ्रेश माइंड से देखना है। इनफैक्ट आपको ऐसे देखना है जैसे फर्स्ट टाइम वाले हुआ कि भाई कोई बायसनेस नहीं है, ठीक है, आपके पास एक नॉलेज है, वो एक आपको एज दे रही है। तो गलती कहाँ हो रही है ये आइडेंटिफाई करना है। तो सर ने जैसे कई सारे पैरामीटर्स बताए कि कई सारे हो सकते हैं कि भाई आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, आपका शायद कुछ सब्जेक्ट्स आपके छोड़ो, कुछ टॉपिक्स आपके छूट गए हो, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, है ना? कुछ होता है कि सर हम क्वेश्चन तैयारी अच्छी, क्वेश्चन देके ब्लैकआउट हो गए, 2 4 मिनट तो हमें समझ ही नहीं आता इसमें लिखना क्या है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ होगा कि सर हमने तो बहुत दबा के लिखा है लेकिन नंबर तब भी नहीं आ रहे। तो आपको बैठ के उसको देखना है कि भाई क्या आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, क्वेश्चन की डिमांड समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। फिर कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ सोच के जाते हैं लेकिन पेपर में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, भूल जाते हैं प्रेशर में कि सर ये भी सोचा था, ये डायग्राम बनाना था, बनाना भूल गए ना। तो ये कमियां आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, कमियों को फिर उस पर काम करना है। तो ये चीज मैं कहूंगा। और ऐसा नहीं है कि अब पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, या फिर पहले वाली वो वैसे वैसे जो वाला, जो फर्स्ट टाइमर है, जो रिपीटर्स भी हैं, दे आर ऑन लेवल, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैं। तो सबके पास वही चीज है, आपको उस चीज को उसी तरीके से फ्रेश तरीके से अप्रोच करना है, गलतियां हुई हैं उसको एक्सेप्ट करना है और उस पर काम करना। एक और चीज मैं बोलूंगा कि जो लोग रिपीट कर रहे होते हैं वो बहुत एक शुरू कर देते हैं कि मैं फिर से शुरू करूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपने जो पहले पढ़ाई करी है वो आपको काम आने वाली है। पिछले अटेम्प्ट्स में जो आपने पढ़ा है वो आपको काम आने वाला है। तो एकदम शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है कि फिर से एकदम एनसीईआरटी उठा लिया और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया।
ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिवीजन मोड में ही रहिए कि मैं रिवीजन ही कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया था, तो रिवीजन ही करना है, उसी के हिसाब से अपना जो मेंटल मेकअप है, जो अपना माइंडसेट है, मेंटेन करके रखना है। शुभम सर ने बहुत सही बात आइडेंटिफाई करी कि इसमें ये चीज हमें बचना है कि हम शुरू से बिल्कुल शुरू करें। इसमें मतलब ये नहीं है कि आप कोई नई किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे कि मैं पॉलिटी पिछली बार लक्ष्मीकांत आ रही है तो बेकार है, इस बार मैं डीडी बसु पढ़ूंगा। वो गलती नहीं करनी है। इसलिए मैंने कहा नॉलेज आपके पास है, उसको आपको यूटिलाइज करना है। अप्रोच में गलती हो रही है ना, हमें उस पर काम करना है, उसमें हमें थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है, उसमें हमें बायसनेस नहीं रखनी है कि भाई अगर नहीं पेपर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं इंटरप्रेट कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट कि भाई नहीं सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आते हैं, कैसे इनको अप्रोच करना है, उस पर काम करना है ना। तो वो क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी अप्रोच की गलती वो भी होगी, उस पर हमें आइडेंटिफाई करना है। बट हाँ, ये इस चीज को बचना है कि कोई नई किताब खोल के पढ़ गए हैं, शुरू हो गए कि नया मटेरियल आया है सर, ये आपने जो पढ़ा है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा वो है, कोई भी मटेरियल 100% परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये आपसे एक्सेप्ट करूँ कि भाई ये वन स्टॉप आपका है, ये किताब पढ़ ली तो मेरे सारे सवाल हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। कोई भी मटेरियल हो, जो भी आपने पहले पढ़ा है, उससे 70 से 80% तक के अगर आपके सवाल बन पा रहे हैं तो वो एक अच्छा मटेरियल है। उस पर कॉन्फिडेंस रखो, उसी को बार बार रिवाइज करो, और उस पर जब आप पेपर लिखने जा रहे हो वो एक अलग माइंडसेट के साथ आपको फिर थोड़ा सा चेंज करना है। बिल्कुल भाई, तो वही है, डायग्नोज करो पहले कि व्हाट वेंट रॉन्ग, पहले क्या गड़बड़ किया था, पेन खराब यूज किया था, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, या इंट्रोडक्शन खराब था, या GS5 खराब था। जो भी बीमारी है, टारगेटेड थेरेपी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने खुजली कहीं हो गई तो एम्पुटेशन कर देंगे, ऐसे नहीं करने का। प्रयोग वहीं करो जहाँ पे जरूरी है। एनीवे, तो ये हो गया। मुझे लग रहा है जो भी एक मैक्रो लेवल पे हमें डिस्कस करनी थी, हमने कर दिया है। अब ये मामला मोनोलॉग का तो है नहीं, ट्रायलॉग का है नहीं, स्टूडेंट के साथ सीधे बातचीत करते हैं। मुझे पता है कि मुझसे कोई सवाल करता नहीं है, तो आप दोनों से ही, हाँ, B5 यूज करो या ट्राइमेक्स यूज करो, थोड़ा सा जेल पेन यूज करोगे तो सौंदर्य ज़्यादा आता है। और मेरा अनुभव, शायद शुभम सर आपने भी यही B7 वगैरह यूज किया होगा, B5 B7 यही सब यूज किया होगा। तो मैं सच बताऊं तो मैंने यूपीएससी के जो मेरे इंटरव्यू है, मैंने वो कौन 10 रुपए वाला आपका स्पीड वाला कौन सा है, अब ठीक है, आपने सर यूज किया था, बट सामान्यता अगर आप देखेंगे बेटर प्ले। हाँ, तो बटर फ्लो। तो 60-70% लोग जनरली B5 B7 यूज करते हैं। तो मुझे लग रहा है जो चीजें ठीक है चल रही है, तो उसकी मेजोरिटी के साथ सर मैं एक चीज, एक बार मेरा डिस्कशन एक मेरे फ्रेंड से काफी हुआ था, तो मैं अपने कुछ इंसाइट्स बता देता हूँ। जिसकी मतलब राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, तो V5 और V7 में जो डिस्प्यूट है उसकी जहां तक बात है कि V7 जो है थोड़ा मोटा चलता है, ठीक है, उसका पॉइंटर जो है वो 0.7 mm का है, तो थोड़ा मोटा चलता है, तो उससे कॉपी ज्यादा भरी भरी लगती है। तो जो लोग छोटे लेटर्स लिखते हैं वो V7 यूज कर सकते हैं, और जो लोग थोड़ा बड़े लेटर्स लिखते हैं, जिनका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, वो V5 लिख सकते हैं। V5 में एक चीज अच्छी है कि उसमें जो आपकी कॉपी है वो बहुत साफ सुथरी लगती है, ये डिफरेंस मैंने देखा हुआ है। और जो V7 है, अगर उसमें जिसके ऑलरेडी लेटर्स बड़े होते हैं, वो V7 से जब दिखता है तो कॉपी बहुत ज्यादा शैबी सी लगती है, मतलब थोड़ा सा उतना अच्छा लुक नहीं देती है। तो जिनके बड़े लेटर्स ऑलरेडी हैं दे कैन यूज V5, और जिनके छोटे लेटर्स हैं वो V7 यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत क्रूड सा सजेशन है आपको। नहीं, ये आपने जो बोला मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेन को लेकर के बहुत प्रयोग किए। एक मेरा छोटा सा और इसमें ऐड ऑन है सर, कि मैं पहले V5 से लिखता था। V5 में दबा करके लिखता हूँ ना, मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, तो V5 टूट जाता था, कई बार ऐसे तो मुड़ जाता था पूरा। तो मैंने B7 इस कारण से भी चुना कि भाई वो दबाव बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि वो गति में इतना दबाव और प्रेशर और फोर्स होता है। तो अगर आप बहुत वजनदार व्यक्तित्व है आपका, मतलब आपकी उंगलियों में बहुत दम है इस तरीके से, तो आप B7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे, अब आपके सवाल। और महाजनो इन गतो सुपंथा, कई बार महाजनो इन गतो न पंथा, महाजन जिस रास्ते पे गए हैं उस रास्ते पे नहीं भी जाना है, तो किस रास्ते पे जाना है, किस पे नहीं जाना है, एक बार इनु सर से पहले कर लो सवाल, ताकि वो उनको हम विदा कर सकें। और फिर
शुभम सर, तो मुझे लग रहा है आपके लिए एक उम्र है यहाँ पे। ठीक है, तो करिए सवाल जवाब। मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, मुझसे मत पूछना कुछ भी, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, चलो एक एक करके। हाँ, बॉयज फर्स्ट। अरे तुम पेन के पीछे ही पड़े हो आकाश, अब सवाल कर लो। ठीक है, कई बार होता है। अब मेंस जैसे ऑफिसर जैसे क्लियर कोई करने व्यक्तित्व वाले। होता नहीं है, बट एक भद्र व्यक्तित्व का परिचय दो। तुम पेन के पीछे पड़े हो तो पेन की आज पेन पुराण ही खत्म कर लोगे। ठीक है, तुम किससे लिखते हो किससे नहीं लिखते हो, जो चर्चा है उससे अगर तुम्हारे लिए कोई निहितार्थ है तो ऐसे व्यवहार मत किया करो। फिर कुछ लोग होते हैं ना, अपनी अंतिम बात कह देने का पूरा जोर लगाते हैं कि अपनी बात कह देनी है। अरे भाई, ऐसे नहीं करने का। सर गुड इवनिंग। हाँ बोलो। गुड इवनिंग टू ऑल सर। एक इशू है जैसे कि मतलब क्या है ना, पता भी है तब भी लिखने जा रहा हूँ तो एक वो डर का एक वो मन में रह रहा है कि क्या सही जा रहा है नहीं जा रहा है, मतलब होते हुए भी वो चीजें आ रही हैं। तो इस पे कुछ है, कुछ कर सकते हैं? सर इसमें तो इसलिए कहा जाता है कि लिखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जितना आप मॉक दोगे, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, टेस्ट नहीं लिखते हैं, तो फिर वो डर रहता है कि यार पढ़ा था सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो एक ना आपने लिखा इवैल्यूएट हो गया तो आपको पता चल गया कि भाई ये चीज मेरी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो जो टेस्ट है मॉक है उसमें आपको मार्क्स आएंगे, फीडबैक मिलेगा, तो वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा। तो टेस्ट लिखना है सर सर क्या उसका लाभ। क्या इनिशियल लेवल पे बिगनिंग है तो ये कर सकते हैं कि जैसे दो सवाल लिखें और दो का मेंटल एक केवल खाका तैयार कर लें, एक स्ट्रक्चर बना के कि दीज आर द पॉइंट्स डायमेंशंस, दो को पूरा अटेम्प्ट करें? सर वो आपके कंफर्ट जोन के ऊपर है कि आपका मतलब अभी किस स्टेज में हो। अगर आप कंफर्टेबल हो कि सर मैं दो लिख सकता हूँ, है ना, तो आप पहले दो लिखने की कोशिश कीजिए। दो का आप ठीक है, आप एक मेंटल बना सकते हो। बट अगर आप उससे भी पहले वाले लेवल पर हो तो फिर मैं कहूँगी ठीक है, पहले आप चारों का मेंटल बना के देखिए, है ना। धीरे धीरे शुरुआत करिए कि भाई पहले आपने चार क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना दिया, फिर उस स्ट्रक्चर के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करे, कीवर्ड से फिर एक एक सेंटेंस बनाया, एक एक सेंटेंस बनाया, फिर उसका एक एक एग्जाम्पल जोड़ना शुरू करा। तो स्टेप बाय स्टेप मैनेज में भी आप जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या लेवल है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं आंसर लिखने में कंफर्टेबल हूँ, मुझे इश्यू नहीं आता, मुझे स्पीड पे काम करना है, तो फिर तो आपको चार के चार लिखने पड़ेंगे ना। उसमें अगर आप ये नहीं कह सकते सर मैं दो लिख लेता हूँ, दो का ढांचा बना लेता हूँ, क्योंकि स्पीड वाला और वगैरह इश्यू है। और सर एक आखिरी सवाल और है। आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल, तो थोड़ा मेरा जो था पैराग्राफ फॉर्म में आंसर ज्यादा चला जाता है। और मॉडर्न जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी इवेल्युएटर्स हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि बुलेट फॉर्म, पॉइंटर। तो क्या इस चीज का वाकई में प्रभाव पड़ता है इवेल्युएशन में एग्जामिनर के द्वारा? देखिए सर, जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो आप तो मेरे जैसे इंसान ही है ना। तो एआई से अभी तो कॉपियां चेक नहीं हो रही हैं। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो हिंदू का अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो इतने बड़े फॉर्म्स देखने से पहले आप क्या होते हैं, वो शॉर्ट समरी जो दी जाती है ना उस पर नजर जाती है, या फिर कोई डायग्राम बनाया उसके नीचे जो कुछ छोटा छोटा लिखा होता है उस पर नजर पहले पड़ती है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जब आप पॉइंट्स लिख रहे हो तो उसके पास इजी हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना कि आप कहना क्या चाह रहे हो। इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स में वो ढूंढे, इतनी मेहनत करे, तो जितना मुझे पता है वो इतनी मेहनत करने के मूड में नहीं है कि, क्योंकि उनका कोई पर्सनल तो नहीं है कि भाई आशीष को ही मुझे एसडीएम बनाना है ना। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है थोड़ा बहुत, और वो आपको खुद फील होगा जब आप दूसरों की कॉपियां देखोगे कि आपको कौन सा इजी चेक पढ़ने में आपको कौन सी आसानी हो रही है। और थोड़ा सा कुछ लोगों की कॉपियों में बहुत ज्यादा वो बादल बादल बना के दो चार तीर निकाल के उससे जो पॉइंट बनाते हैं, तो मेरे को पर्सनली मतलब मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ बहुत ज्यादा। तो बस सिंपल की भाई एक हेडिंग डाला, उसके जो भी पॉइंट है एरो बनाया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस टाइप से मतलब मेरा वो एक है। तो ऐसा कुछ जरूरी है थोड़ा डेकोरेटिव उसको? देखिए प्रेजेंटेशन मैटर करता है, बट प्रेजेंटेशन में मतलब ये नहीं है कि मेकअप, सिर्फ मेकअप ही नहीं है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको और भी तरीके से आप सुंदर लग सकते हो, है ना। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम बादल बादल में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आपकी हेडिंग सब हेडिंग्स क्लियरली विजिबल हो रही है कि नहीं। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप चीजों को दिखा पा रहे हो, अपने विजिबल कर पा रहे हो अपने कंटेंट को। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो अपने आप में एक अच्छा प्रेजेंटेशन का पार्ट होती है। कुछ लोगों के फॉन्ट हमें इजीली पढ़ने में आता है ना। तो वो कुछ लोग जो बादल बना रहे हैं वो बस ये है कि सर
आप पैराग्राफ में ढूंढोगे, हमने आपको थोड़ा सा आसान कर दिया ढूंढना का काम। तो बस यही है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, सब हेडिंग्स आप लेके चल रहे हो, थोड़ा स्पेस देकर आप यूज कर रहे हो, बॉक्सेस यूज कर रहे हो, आपका कंटेंट विजिबल है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर आपने कोई जजमेंट लिखा है, तो मेरे लिए पढ़ना आसान है। तो वो जो जरूरी नहीं है बादल चांद तारे बनाना। तो यूनुस, सो कुछ दार्शनिक पहलू बताइए इस पे, क्या कहना है आपका? सवाल मैं बता देता हूँ ताकि आप स्पेसिफिक हो सकें। हैंड राइटिंग वर्सेस मेंटल राइटिंग, और बादल बारिश वर्सेस सरल होना कितना कठिन, और पैरा वर्सेस पॉइंट। देखिए, मैं ये कहूंगा इसमें एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जो चीज लिख रहे हैं उसका असेसमेंट हमें मिलता रहता है, तब असेसमेंट करके कोई बताता रहता है कि हाँ ये आप सही लिख रहे हो, तो हम ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं उस चीज को लिखने के लिए। और हमारे सेल्फ डाउट हमेशा रहता है कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए हम लिखते ही नहीं। तो उनको जो पहला इशू था कि लिख नहीं पाते हैं, लिखने का मन नहीं करता है, डर लगता है लिखने में, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। इसको आपको साइकोलॉजिकली पहले तो मैनेज करना पड़ेगा कि आपको लिखना ही है। मैं बस उनसे एक बार पूछना चाहूंगा कि वो मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं क्या, मतलब बैकग्राउंड क्या है इनका, आशीष जी का? सर बैकग्राउंड बड़ा मिक्स्ड टाइप है, मतलब बीएससी है, फिर एमए है, फिर बीए है, फिर एलएलबी है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ मिक्सचर है मतलब। मतलब आपकी टेंडेंसी क्या रही भाई है? भाई मतलब आप ओवर क्वालिफाइड हो यार, काहे को दे रहे हो? मैं छोड़ के नहीं दे नहीं, मतलब मेरा ये है कि ये चीज होती है कि एक टेंडेंसी होती है कि हम जो कर रहे हैं उसका तुरंत कुछ मुझे बता दे कि हाँ एकदम सही कर रहे हो, तभी हम लिखने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो यहाँ अभी आपको थोड़ा सा मैकेनिकल होना पड़ेगा कि लिखना है बस, नो मैटर व्हाट, लिखना है बस। पहले तो आपको वो वाला जो पहला इशू था, मैं जो यूनुस सर ने बोला, ऑब्वियसली वही चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बस उसको बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि एकदम आप इमोशनली उसमें इन्वॉल्व मत होइए, मैकेनिकली लिखिए। आप मत सोचिए कि क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, एकदम ही ऐसा नहीं कुछ भी लिखना है, क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर लिखना है, बट ये नहीं सोचना है कि गलत लिख रहा हूँ या फिर कैसे लिख रहा हूँ। दूसरी चीज जो बुलेट पॉइंट्स और पैरा वाली बात, वो यूनुस सर से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, उसमें कुछ और ऐड करने का नहीं है। सिंपल सी बात है कि जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा अगला आसानी से चेक कर पाएगा और वो पॉजिटिवली उस चीज को लेगा और अच्छे मार्क्स देगा। तो कोशिश यही करनी है कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि आप उसमें ज्यादा कवर भी कर पाओगे चीजों को। जीएस का पेपर है ये, ऑप्शनल का पेपर नहीं है। तो जीएस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी वैसे होते हैं कि उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कवर करनी होती हैं, चैलेंजेस लिखने होते हैं, वे फॉरवर्ड लिखना होता है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे। वो आप जब लिखना शुरू करेंगे तभी समझ में आएगा आपको। और तीसरी चीज जो थी क्या थी वो, बादल वर्षा वाली। अच्छा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बादल वर्षा मत बनाइए, बस चीजों को एड्रेस कर दीजिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अल्टीमेटली वही है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप उन चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं, और जो आप लिख रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ सेकंड में शुभम सर, मैं बोलूं कुछ 30-35 सेकंड में लेना चाहता हूँ, एकदम टू द पॉइंट। बादल बारिश में जहां तक बात है व्यक्तिगत रूप से, भाई सरल होना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है। अगर आप बहुत तरीके से डायमेंशन डालते हैं, फिर 1 2 3 4 करके लिखते हैं, तो श्रेयस्कर है, बहुत अच्छा है। थोड़ा स्पेस दे करके अंडरलाइन की करके नंबर ऑफ पॉइंट्स भी पता चलेंगे और बहुत आसान रहेगा नेविगेशन में पढ़ने में। बादल बारिश से कोई प्रभावित नहीं होता है, और कोई रेसिस्ट नहीं हो, लेकिन अननेसेसरी श्रृंगार ना कोफ्ती पैदा करती। दूसरा, मेंटल राइटिंग वर्सेस हैंड राइटिंग, हाथ से लिखना। इसमें मेरा कहना है कि जैसे अगर आपके पास समय कम है, जैसे मेरे पास हमेशा, हम जैसे लोगों के पास समय की बहुत दिक्कत थी, तो क्या कीजिए, कुछ आप हाथ से लिखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, एवेल्युएशन हो जाएगा। पीवाईक्यू जैसी चीज़ें हैं या कुछ और ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि आप नहीं लिख सकते, रोज 4-5 घंटे 6 घंटे बैठ के नहीं लिख सकते आप। तो 2 घंटे लिख लिया, 3 घंटे लिख लिया, बाकी समय क्वेश्चन का स्ट्रक्चर दिमाग में सोच रहे हैं, अच्छा अगर मैं इसको लिखता तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता, अच्छा ये पॉइंट्स आ सकते थे, अच्छा नो ऐसा हो सकता था। मेंटल राइटिंग बहुत वर्क करती है, बहुत आपका थॉट प्रोसेस, आपकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर देती है। एंड मेंस में स्पीड हाथ से नहीं आती, दिमाग से आती। तेज सोचोगे, तेज लिखोगे। एंड क्या था भाई, पैरा वर्सेस पॉइंट। कोई पढ़ना नहीं चाहता, तुम लोग मुझे सुनना नहीं चाहते, जबरदस्ती सुनाना पड़ता है ना, बीच बीच में सस्ते शेर बोलना पड़ता है, सस्ती बातें करनी पड़ती। ऐसे ही कोई पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाना पड़ता है।
कहीं से भी नजर पड़ जाए उसकी, बस एक बार देख ले, जीवन धन्य हो जाए। उसके लिए अंडरलाइन करना है, उसके लिए बोल्ड करना है, उसके बाद तिरछा लिखना है, उसके लिए थोड़ा सा श्रृंगार करना है। सब कुछ मामला दिखावे का है, सब कुछ मामला उसको प्रभावित करने का है। कैसे प्रभावित कर सकते हो? पैरा में नहीं इंटरेस्ट आएगा। एथिक्स में पैरा में लिख सकते हो, कहीं कहीं वो छोटे छोटे पैरा, 3 लाइन 2 लाइन ऐसे पैरा। जीएस उनमें कहीं कहीं यूज कर सकते हो सोसाइटी में। इकोनॉमी में तुम पैरा यूज करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगले स्टूडेंट, ये मुझे लग रहा है एक ही स्टूडेंट ने, जितनी उनकी डाइवर्स डिग्री है उतना ही उनका डाइवर्स सवाल था। काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा इससे। और कोई एक एक करके। हेलो 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 जी सर। बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। सर एक तो जैसे रिवीजन करने का तरीका हो गया कि सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर रहे हैं, और एक हो गया कि प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और टॉपिक वाइज रिवीजन होता चला जा रहा है। तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं तो कोई आइडिया नहीं हो रहा। तो सर अपना पर्सनल आप बता दीजिए, आप कौन सा ज्यादा यूज करते थे? बताइए यूनिस सर, शुभम सर। एक बार क्वेश्चन आप ये कहना चाह रहे हो कि सब्जेक्ट वाइज रिवीजन हो रहा है और कैसा हो रहा है टॉपिक वाइज? समझा नहीं। एक दूसरे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के दौरान जो जो टॉपिक आते जा रहे हैं, जैसे पीवाई की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मतलब रैंडमली आप कर रहे हो, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, जैसे पूरे पीवाई की कर रहे हैं और बुकलेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा पीवाईक्यू आप सब्जेक्ट वाइज ही उठाइए ना फिर। क्योंकि देखिए बात क्या होती है ना, जब तक आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा आपके ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू नहीं है, तो फिर बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बहुत नैरो डाउन आप आंसर लिखोगे। जीएस में तो आपके बहुत कई सब्जेक्ट्स का इंटरकनेक्शन आपको करना होगा ना, तो सर वहां एक पर बात एक बार बोलना आपका चाहूंगा बीच में। सर सब्जेक्ट एक बार पढ़ रखे हैं फाउंडेशन में, पूरे सारे सब्जेक्ट कवर हैं। ठीक है। हम्म, तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि उन्हीं उन्हीं को बार बार रिवाइज करूं या फिर प्रैक्टिस करता रहूं और बीच में टॉपिक वाइज रिवाइज करता रहूं? देखो मुझे जितना समझ आ रहा है, आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो नहीं गई नहीं, है। अब ठीक है सर, जितना मैंने समझा ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे विषय हैं अलग अलग, इकोनॉमी हो गया, आईआर हो गया, गवर्नेंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इनको मैं पढ़ूं, इनको लिखूं, इनको रिवाइज करूं, या फिर मतलब अलग अलग विषय को पढ़ूं, रिवाइज करूं, प्रैक्टिस करूं, या फिर कोई एक पेपर उठाया, उनको प्रैक्टिस किया और फिर उन पे जो भी कंटेंट हमने पढ़ा उनको रिवाइज किया। क्या सवाल आपका यही था? जी सर यही था। हाँ ठीक है। इसमें ना देखो दो चार चीजें होती हैं। एक हो जाएगी आप रैंडमली आप उठा रहे हो कि आपने पेपर उठाया और आपने लिखना शुरू कर दिया। इसमें क्या कर रहे हो, आपके पास जो प्री नॉलेज है, ठीक है, उसको आप एक तरीके से रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज लेना चाहते हो। ठीक है, वो मैं कहूंगा ये वाली अप्रोच बहुत फायदा करती है प्रीलिम्स में, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपके पास बहुत रैंडम सवाल आएंगे। आपके पास जो भी बची कुछ नॉलेज है उसको आप कैसे यूज कर रहे हो आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बट अगर हम यूपी पीसीएस भी देख लें या फिर यूपीएससी भी देख लें, 70-80% क्वेश्चन रिपीटेड थीम्स पर होते हैं। रिपीटेड अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आप देखोगे सेम ही आंसर लिखोगे, वो घिसे पिटे चैलेंजेस, घिसे पिटे वे फॉरवर्ड आपके हैं। तो आप उसमें ज्यादा आपके, अगर आपके पास ऑलरेडी उसका कंटेंट है तो आप उसको पहले पढ़िए, उसको रिप्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कीजिए, तो उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। ठीक है, आप कुछ जब आप रैंडम आंसर राइटिंग करते हो उसमें आप कुछ नया इनोवेटिव एक दो पॉइंट लाते हो, वो एक एडवांटेज मिलती है। लेकिन वो वाली प्रैक्टिस हम 3-4 क्वेश्चन के लिए रखेंगे ना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे नहीं आएंगे जहां पर किसी को कोई आइडिया नहीं होगा, जहां पर आपको ब्लफ करना है। 70-80% आपके रिपीटेड कंटेंट से ही आने वाला है। तो मैं एडवाइस करूंगा पहले आप उसको पढ़िए, उसके बाद आप उस टॉपिक पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। शुभम सर के पास हूँ, उसके पहले मैं इसमें मुझे जो समझ में आता है, हाइब्रिड अप्रोच रखो, जिसमें जिस टॉपिक में आपकी ज्ञान बहुत अच्छी है उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले पढ़िए मत, पहले जिसमें आपका ज्ञान पहले से ही बहुत अच्छा है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको जहाँ पे ड्रॉबैक कमी लगना लगता है वहाँ पे आप उसको पैचअप कर लीजिए। जहाँ पे आपको पता ही कुछ नहीं है उसमें कंटेंट पढ़िए, उस टॉपिक को ठीक से पढ़िए, फिर बाद में प्रैक्टिस कीजिए, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, ऐसे कीजिए। शुभम सर, इसी हाइब्रिड वाले में ही मेरा पॉइंट है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स को मैं पहले रिवाइज कर लूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखूं,
और कौन से सब्जेक्ट्स को पहले मैं क्वेश्चन आंसर लिख लूं, उसके बाद फिर उसको पढूं उसी हिसाब से। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आर्ट एंड कल्चर जो है उसका सिलेबस और कंटेंट बहुत फिक्स्ड है, काफी हद तक फिक्स्ड है। उसमें क्वेश्चन आंसर में इनोवेशन करा जा सकता है, बट कंटेंट आपका फिक्स्ड रहेगा। और अगर आपको कंटेंट पता नहीं रहेगा, आप सीधे क्वेश्चन पे कूदेंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे और उससे डिमोटिवेशन होगा। तो आर्ट एंड कल्चर जैसे हो गया, उसको आपको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद उस पर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना चाहिए। बट जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता है कि विमेन को ऑप्रेस नहीं करना है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आइडिया है आपको। तो उसमें आप सीधे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस में क्या आइडियाज हमें लिखने हैं, क्या नहीं लिखने हैं, वो बाद में आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू और इनहेंस कर सकते हैं। ऐसे ही सोशल जस्टिस हो गया। पॉलिटी का जो सिलेबस है वो फिक्स्ड है, तो पहले आपको पॉलिटी रिवाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं किए रहेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगी चीजें, आर्टिकल्स याद नहीं आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, कमिटीज के नाम नहीं याद आएंगे। तो पॉलिटी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर वापस आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद ही कि जो स्टैटिक एकदम है उनको आप पहले पढ़ लीजिए, एक बार मोटा मोटी रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए। मैं ये कहूंगा बस। अगला प्रश्न शुभम सर, अभी आपको ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, तो अगर आप जाना चाहेंगे तो मैं अभी फिलहाल ऑलरेडी काफ़ी आप आधे घंटे के लिए आए थे, बट काफ़ी समय आपका गया। हेलो सर, नमस्ते। तो अगर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। हम तो चाहेंगे आप आवाज आ रही है? रुको भैया 1 मिनट। तो अभी जाना है सर या थोड़ी देर रुकना है? म्यूट कर लो आप लोग। हाँ 5 मिनट 5 मिनट बाद निकल जाएंगे। शुभम सर आपको नहीं कह रहा हूँ, यूनुस सर को कह रहा हूँ। अच्छा, शुभम सर बोला क्या मैंने? हाँ मुझे बोला आपने, मुझे लगा कि आप बोली ना कि बेटी की कोई बात नहीं। समझ में नहीं आता मेरी आपकी क्या दुश्मनी है। यूनुस सर का था। जो भगाने चाह रहे हैं तो ठीक है। नहीं जनता आपको ज्यादा आजकल पसंद कर रही है तो जलन तो होती है, बट यूनुस सर ठीक है, तो मैं वैसा मुझे हाँ, तो इसीलिए क्योंकि 30 मिनट्स आपने बोला तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर बाद में अपराध बोध होगा, है ना मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच सबकी तरफ से। और यूनुस सर अभी आप 4 तारीख से GS2 शुरू कीजिए, पॉलिटी शुरू कीजिए। GS6 कह रहा हूँ, क्या हो रहा है? GS6 शुरू कीजिए, पॉलिटी शुरू कीजिए। इसकी कौन सी बीमारी बोलेंगे? GS2 में पॉलिटी शुरू कीजिए, मैं एथिक्स शुरू करता हूँ। दिसंबर में दोनों पेपर निपटाने हैं अपने को, फिर मैं IR शुरू करूंगा। अभी GS6 समाप्ति की तरफ है, तो स्टूडेंट के साथ एक ओरिएंटेशन सेशन पहले कर लीजिए। GS2 में पॉलिटी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऑलरेडी लोगों को बता दिया है। तो दिसंबर में 3 पेपर टोटल हो जाएंगे, GS4, GS6, GS2। उसके बाद में फिर जनवरी में 2 पेपर, तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आराम से GS5 पढ़ लेंगे। ठीक, तो करते हैं। ठीक है सर, शुभ रात्रि, ख्याल रखिए सर। अभी शुभम जी आप आइए, कहाँ गए आप? हाँ, अभी क्या सवाल था भैया आप लोगों का? वीडियो ने इमेज नहीं दिख रही शुभम जी आपकी, किसकी इतनी नॉइज आ रही है? म्यूट कीजिए आप लोग, बाकी स्टूडेंट म्यूट करके रखें। क्या म्यूट कीजिए भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते। बोलिए अपना सवाल पूछिए। सर मेरा ये मतलब 3 UPSC और 3 PCS के अटेम्प्ट के बाद 7th अटेम्प्ट में पहली बार प्री निकला है सर। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये लास्ट ही हो जाए, आगे प्री ना देना पड़े। जी सर। कौन बोल रहा था? मोहित जी बोल रहे थे? जी सर। अच्छा, पहले बात तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सही टाइमिंग है कि आपका प्रीलिम्स निकला है इस बार। सीट्स भी अच्छी खासी हैं और एक अच्छा मौका है आपके पास। और एक ये जो मोटिवेशन है आपका, ये बहुत काम आने वाला है, जो आपने ये बात बोली कि इसके बाद मुझे कभी प्रीलिम्स देने की जरूरत ना पड़े। यही मोटिवेशन लेके चलना है। तो आपको जो करना है वो यही करना है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोर्सेज आप बहुत मिनिमाइज कर लीजिएगा।
बहुत भागने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये भी कवर कर लूँ, वो भी कवर कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, वहां से भी कर लूँ। सोर्सेज एज इन जो भी आपने जहां से भी पढ़ाई करी है, जो भी पढ़ाई करी है, जहां से भी पढ़ने की सोच रहे हैं, उस पर स्टिक करके रखिएगा और अपने ऊपर भरोसा रखिएगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसी से चीजें आएंगी, वही चीजें मुझे एग्जाम में रिप्रोड्यूस करनी होंगी। ठीक है, एक स्ट्रेटजी सोच लीजिए, उस स्ट्रेटजी पर स्टिक करके रखिएगा, बस यही मैं कहना चाहूंगा। और सर्टेनली मैं बता रहा हूँ आपको, बस इस मोटिवेशन के साथ आप काम करिएगा, 3 महीने में आप आसानी से मेंस लिखेंगे और बहुत अच्छा लिखेंगे और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगली बार प्रीलिम्स देने की। बाकी सर अगर आपका कोई स्पेसिफिक वो है तो आप बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। जी सर, जैसे मेरे पास कोई मतलब कोई फ्रेंड भी नहीं है ना, कोई मतलब क्या ऐसा बात नहीं है कर कि रहे मैं। हो? एड मैत्रेय का क्या नाम, एड मैत्रेय नहीं का सर, क्या मतलब है? जैसे मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ सर, तो कोई इवेल्युएशन के लिए नहीं होता है सर, तो सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करूँ फिर? तुम मुझे तुम मुझे राखी बांध दो मोहित भाई आज ही, ऐसे मत बोलो, बड़ा बुरा लगता है। यार ऐसे ऐसे नहीं बोलना है कि तुम इवैल्यूएशन क्या करो, देखिए, पहली बात तो आप समझिए कि इवैल्यूएशन कोई भी कर लेगा, उसको नहीं पता होगा कि कैसे इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, सारे लोग स्पेकुलेटिव इवैल्यूएशन ही करते हैं, वो कोई भी कोचिंग हो। मैं मानता हूँ, मतलब एड मैत्रेय भी, भले ही इनके सामने मैं बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है, कि कितने बड़े भी इवैल्यूएटर लेके आए हैं वो, लेकिन जो वहां पे प्रोफेशनल्स बैठ के इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हमें नहीं पता है। हम केवल स्पेकुलेट करते हैं कि अच्छा ऐसे इवैल्यूएट किया होगा, वैसे इवैल्यूएट मोहित जी किया आप होगा। म्यूट कर लीजिए खुद को। वेल शुभम जी इज टॉकिंग, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर म्यूट ही है मेरा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कोई इवैल्यूएटर नहीं है। आप टेस्ट सीरीज अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, उसमें आपकी चीजें इवैल्यूएट हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आपके पास उतना भी नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो इवैल्यूएशन की जहां जहां तक बात है, सेल्फ इवैल्यूएशन नाम की भी एक चीज होती है और वो बहुत हेल्प करती है। अगर आप खुद ही अपना क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद उसको फिर से पढ़ेंगे, तो आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ इसमें और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ या फिर क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये चीज इंफीरियरिटी नहीं लानी है कि मेरे पास कोई इवैल्यूएशन करने वाला नहीं है, आराम से हो जाएगा। करने वाली बात है, बस लगे रहने वाली बात है। और आपके पास अच्छा मोटिवेशन है, 3 अटेम्प्ट के बाद आपका निकला हुआ है, सर्टेनली आप अच्छा करोगे। थैंक यू सर। अगला कोई प्रश्न? हेलो सर। बोलो। अभी जो भी बात करें अपना नाम भी बताए तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे उससे, है ना, इसमें कोई प्राइवेसी का मामला नहीं है। बोलो। मेरा नाम ज्योत्सना नाम है मेरा। सर मुझे ये पूछना था, मेरा अभी मैंने 2021 में मेंस दिया था, बट मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे लिखना होता है क्या है, तो उसके बाद से फिर वो मेरा मेंस मतलब अच्छा नहीं गया था और फिर 2000 लगातार 22, 23, 24 में मेरा नहीं हुआ, इस बार मेरा हुआ है। और जैसे अभी भैया बता रहे थे कि वो चाहते हैं कि अभी उनको दोबारा प्रीलिम्स ना देना पड़े तो मेंस हो जाए, तो मैं भी यही अप्रोच फॉलो करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी जो PYQ था, उसको मैं इवैल्यूएशन कर रही थी उसका, तो काफ़ी चीज़ें जो थी जो इंटरलिंक हो रही थी, जैसे पेपर 2 है तो वहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं जो 3 में ऐड हो जाती हैं, जैसे वैश्वीकरण हो गया, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है दूसरे पेपर से भी, तो वो काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें लिख रखी थी। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, कि क्योंकि समय इतना है नहीं, तो क्या मैं नोट्स बनाऊं सारी चीज़ों को उठा करके, जैसे भारत में वनों और जल स्रोतों को जैविक विविधता का संरक्षण, परिस्थिति संतुलन, तो क्या अब एक एक चीज को उठा करके मैं नोट्स बनाऊंगी तो मेरे को कितना समय लग जाएगा नोट्स बनाने में, क्योंकि फिर आंसर राइटिंग भी करनी है, तो ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा है हेक्टिक हो रही है बहुत ज्यादा, तो सर उसको थोड़ा सा। शुभम सर बाकी सवाल का आप जवाब दे देना, पहले नोट्स वाले उस पर बात कर ले। एड मैत्रेय का कोई स्टूडेंट है इस पे? ज्योत्सना का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ है भगीरथ में या नहीं, कोई है स्टूडेंट? तो क्या तो आपको लगता है नोट्स बनाने की यहाँ जरूरत होती है? फिर हम क्या करें? नहीं सर। व्हाट वी आर डूइंग, कंटेंट बनाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद फिर 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स रिवाइज करने के लिए लेक्चर्स होते हैं, कॉम्पैक्ट टू द पॉइंट, कोई बकर नहीं, नो नॉनसेंस।
फिर नोट्स सीनियर हो तुम तो जोसे ना, तो फिर तुम्हें तो नोट्स, ये मेरा जवाब था, इसमें बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी आधी, है ना, तो क्या है, 4 दिन की जिंदगी क्या लाए उदा दो नोट्स बनाने में कट गए, दो फर्जी इवेल्युएशन। बोलिए शुभम सर। देखिए इशू ये होता है कि हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम प्रिपरेशन पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से करें। प्रिपरेशन परफेक्ट तरीका क्या होता है कि सारे नोट्स होने चाहिए मेरे पास, ठीक है, सारे सोर्सेज जहां से कवर कर सकें सारी चीजें कवर कर लें, सारे टॉपिक को एकदम 100% तरीके से समझ लें। नहीं जरूरत है, 100/100 मार्क्स नहीं चाहिए एग्जाम में। पास जो कर रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जो लोग टॉप कर रहे हैं, सेलेक्ट की बात छोड़ दीजिए, 50% मार्क्स पे टॉप कर रहे हैं वो, उन्होंने भी आज तक सारी चीजों के नोट्स नहीं बनाए हैं। तो पहली बात, वो जो एक परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड है वो निकालना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। उस चीज में आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि नोट्स अगर नहीं भी बनाएंगे हम तो भी काम चलता है। और फिर जैसे कि मिश्रा सर ने बोला कि हम लोग किस लिए बैठे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग या इन जनरल ही इतनी सारी कोचिंग इंडस्ट्री है, लोग इतना पैसा ले रहे हैं नोट्स बनाने का, तो आपको बनाने की क्या जरूरत है। और आजकल तो फिर इतने सारे ये एलएलएम्स आ गए हैं, एआई मॉडल्स आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट, सारे के सारे फ्री हैं, वो आपको 2 मिनट में नोट्स बना के दे देंगे। नोट्स बनाने का टेंशन लेना ही नहीं है, अपने अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना है। जो आप और ऐसा तुम क्या, ऐसा आप लोग क्या बना दोगे जो नहीं बन पाया? हाँ भाई, उसमें हाईलाइट कर लिया, कुछ पॉइंट नोट कर लिए रिवीजन के लिए, नोट्स क्या है? आप अपने ऊपर बर्डन एकदम मत डालिए कि मुझे ये सारी चीजें करनी है। कम करिए बर्डन को, जितना कम से कम हो सके बर्डन को उतना कम करिए, और सिर्फ उतने पर ही फोकस करिए बस। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसका रिजल्ट निकलेगा, और सर्टेनली निकलता है। मैंने बहुत लोगों का देखा है, अलग अलग एस्पेक्ट में देखा है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वाली बात है, वो चीज जरूरी है। जो समय बचे पढ़ो, एग्जीक्यूट करो, लिखो, सीखो, एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान दो। महल बनाओगे, रहने का मौका कब मिलेगा? हाँ, 3 महीने हैं आपके पास, आंसर लिखना शुरू कर दीजिए अभी आप। वहां जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसमें किसी से पूछ लीजिए, आप किसी से बात कर लीजिए, आप वो चीजें कंप्लीट करते रहिए। आंसर लिखना है, नोट्स बनाने की कोई जरूरत 3 स्टेप है। आप अगर आंसर लिखते रहेंगे तो फिर एक और चीज है कि अगर आप आंसर लिखते रहेंगी तो वो ही आपका एक नोट्स का कंपाइलेशन हो जाएगा। जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो प्रिपेयर करने के लिए आप उन्हीं आंसर्स को वापस रिविजिट करोगे तो लगेगा कि अरे वाह, ये सब चीजें तो मैंने पढ़ी हुई हैं और इससे मैं अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नहीं, 2 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहा है। पहला, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले पढ़ो, पढ़ना जरूरी है ना पहले, नहीं तो पहले दिन से लिखोगे तो क्या क्या ही इम्प्रूव करोगे, तुमको पता ही नहीं होगा। तो अगर तुम बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किए हो, तुमको नहीं आता है, पहले तो पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर लिख करके अपनी गलती सुधारनी है, रिवीजन करना है। तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लो, फिर लिखो, फिर उससे सीखो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। पढ़ना है, लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है, ऐसे करना है। लेकिन पढ़ना कितना है? जितनी जरूरत है। बिल्कुल नहीं आता, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पढ़ो। आता है तो फिर सेलेक्टिव पढ़ो, लिखो और सीखो, ठीक है। नोट्स बनाने पे मैंने खुद नहीं बनाया, और मेरे ज़माने में, मतलब मेरे ज़माने में बहुत दूर की बात नहीं है, बट मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की तो उनके नोट्स भी बहुत प्रेफर नहीं कर पाया। तो जनरली GS2-3 नोट्स न्यूज़पेपर से होता था। GS4 में कुछ 8-10 पेज का मेरा खुद का कुछ वो था, ऑप्शनल का सिर्फ एक था जिसमें मैंने काम किया था। तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। 1 टॉपिक 1 पेज नोट जो हम दे रहे हैं उससे आप रिवीजन कर सकते हैं फास्ट ट्रैक मोड में, और जो कॉम्प्रहेंसिव नोट्स है उससे एक बार पढ़ करके अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। अंत में लेक्चर उस पर होता है, नहीं समझ विकसित होता तो लेक्चर में पढ़ाया ही जाता है, इसी लेक्चर 1 घंटे 1.5 घंटे का ही होता है। नोट्स आप जो चीज, जैसे जब आप क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करेंगे, आंसर की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो आपको खुद ये चीज समझ में आएगी। शुरू में नहीं, आफ्टर 10-15 डेज की कुछ चीजें मुझे भूल जाती हैं और वो बार बार आंसर में यूटिलाइज होती हैं। आप देखेंगे कि उत्तर में वो कई जगह उसका प्रयोग होना है, और लेकिन फिर भी बार बार दिमाग से निकल रहा है। उन चीजों का आप नोट्स बना सकते हो प्रॉपर। वो पूरा अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेकर के नोट्स बनाने बैठोगे तो वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। ये बस। और कोई स्टूडेंट नेक्स्ट? हेलो सर, मोहित अगेन, सॉरी। क्या नाम आपका? सर मैं मोहित। आपका सवाल हो चुका ना मोहित? कोई और सवाल है क्या? हाँ सर, जी सर, सॉरी फॉर दैट। सर मैं भागीरथ का स्टूडेंट हूँ और GS6 कर रहे हैं सर हम अभी। सर कुछ ऐसे टॉपिक है जो ओवरलैप होते हैं, तो सर मेरा छोटा सा सुझाव ये होगा कि सर उनको एक साथ समायोजित किया जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे सर
बुनियादी ढांचा विकास टॉपिक 1 में भी है। फिर टॉपिक 16 में है सर अधोसंरचना, और टॉपिक 15 में है परिवहन तंत्र। तो सबका सब हमने अलग अलग से सेम ओवरलैप होता है सर, तो इनको एक साथ भाई पहले दोनों तरीके से पढ़ा चुका हूँ। जो 2024 का भगीरथ मेंस था उसमें मैंने GS3 और GS6 एक साथ पढ़ाया था, और जो जैसा बता रहे हो वैसा क्लब करके ही पढ़ाया था, बहुत फास्ट ट्रैक मैनर में। इस बार चूंकि GS6 पहले शुरू किया, मार्केट का भी दबाव था, GS6 का एक अलग ही फोमो चल रहा था, आर्टिफिशियल फोमो, इसलिए एक एक टॉपिक पढ़ाना पड़ा। अभी तो खत्म होने की तरफ है, तो कुछ बचा नहीं, 2-3 दिन की बात है, सब खत्म हो चुका है। एथिक्स और GS2 खत्म करेंगे दिसंबर में, अब तो हो गया। और इसी बहाने GS6 में हर टॉपिक पे एक शानदार कंटेंट लेक्चर मिल गया आपको, तो बधाई हो उसके लिए। ठीक है, और कोई सवाल? यस सर। बोलो। सर मेरा 2 महीने बाद आरओ मेंस है, रिव्यू ऑफिसर वाला मेंस, और इधर सर पीसीएस भी हो गया, तो एक साथ करें या कैसे क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली बार ही है दोनों, पीसीएस भी पहली बार है मेंस का और आरओ भी पहली बार है। तुम ज्यादा मजबूत किस में हो, तुम्हारी प्राथमिकता क्या है? 2 चीजें रख लो तराजू पे। अगर तुम्हारी प्राथमिकता पीसीएस है, तैयारी भी पीसीएस की है, उस तरफ जाओ, पूरी तरीके से उस पर जान न्यौछावर कर दो। अगर आरओ की तुम्हारी प्राथमिकता है, प्रिपरेशन भी पीसीएस के लेवल की, जीएस वगैरह की नहीं है, मेंस की, तो फिर आरओ की तरफ चले जाओ। समय चूंकि कम है, मार्जिन कम है, इसलिए मैं सलाह नहीं दूंगा कि दोनों में बैलेंस जैसी स्थिति। बैलेंस तुम 2 महीने पहले सोचना था, कि तब 2 महीने पहले तुमको उस समय लोगों को बोलता था हिंदी पढ़ लो, निबंध पढ़ लो, और वहीं आपके इसमें काम आएगा आरओ में, और पीसीएस प्रीलिम के लिए जो जीएस पढ़ रहे हो आरओ के मेंस में काम आएगा। और जब आपका जब बचा हुआ समय जो होगा उसमें मेंस पढ़ लेना। अभी वो बैलेंस का समय नहीं है, आई डोंट थिंक कि बैलेंस की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो दोनों में नहीं होगा। क्यों सोम जी? एग्जैक्टली मतलब आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें डिफरेंट हैं दोनों की, और मेंस का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए सर, वो आज जैसे मैंने आपने जो टेलीग्राम पे जो आपने पीडीएफ शेयर किए ना, तो आपके कंटेंट में मतलब जान तो है, दम है, तो उस हिसाब से देख रहा हूँ। जैसे आरओ के बाद जस्ट मैं लग जाता हूँ, तो मतलब कर पाऊंगा कि नहीं? अरे भाई, अरे भैया तुम समझो, 2 अलग अलग बातें। आरओ के बाद तो तुमको लगना ही पड़ेगा, मैं छोड़ थोड़े देना जब समय बचा हुआ है, तो है ना, छोड़ना तो है नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आरओ प्राथमिकता है तो उसको ठीक से कर लो। उसके बाद में कंटेंट, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स कंटेंट हो रहे हैं, ये उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, नॉलेज उनको देना है, समझाना है, ताकि आर्गूमेंट अपने आप आना शुरू हो जाए। अंत में हमारे लिए बहुत आसान है कि हमने अपने 60-70 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन फंसा दिए, 50-60% उसी पे काम करते, वही हिट होता है, उसी को बेचते हैं। वो नहीं कर रहे हैं, वो अंत में रिसर्च वगैरह जब पूरा हो जाएगा तो हम देंगे, उससे भी तुम्हारा काम हो सकता है तुम अच्छा प्रैक्टिस कर लो, क्वालिफाई भी कर जाओ। जो एक आदर्श सलाह है वो दे रहे हैं आपको, ठीक है, उससे भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बट आदर्श सलाह। एक चीज मैं ये कहूंगा कि जब कम टाइम रहता है ना, तो बहुत इफेक्टिव होती हैं चीजें। आप खुद ही फिर उसको बहुत टारगेटेड मैनर में करोगे कि बस ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस रखने वाली बात है कि नहीं हो जाएगा। अगर आप छोड़ दोगे तो नहीं ही हो पाएगा, लेकिन आप ये सोचोगे कि हाँ करना है, तो आप अपने आप फिर उसको इफेक्टिवली करोगे कि बस यही कर रखा, क्योंकि टाइम ही कम है, तो बस ये करूंगा, बस इसी को 4 बार पढ़ूंगा, इसको 4 बार पढ़ूंगा, ये जो 60 क्वेश्चन दे दिए हैं एडमेत्रा की बुकलेट में वही करूंगा बस मैं, और कुछ करूंगा ही नहीं। और उससे होता है लोगों का, हुआ है लोगों का मेरी जानकारी में, तो माइंडसेट वैसा रखना है बस। नेक्स्ट, ये महादेवियां सवाल नहीं पूछ रही, क्या हुआ? बॉयज फर्स्ट बोल दिया तो सवाल नहीं पूछ रही। ऐसे मत करो, एसडीजी टारगेट अचीव करना है हमें। बोलिए मैडम। अब म्यूट कर लो, सारे लोग डांट खाओगे भी। अभी कौन है जो म्यूट करके नहीं रखा है? ये सब नहीं चलता है यहाँ क्लास में, पता है ना, डिसिप्लिन नाम की चीज है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कौन अनम्यूट करके रखा है, फिर बैन ही कर देंगे। फिर मत करो, मस्ती की पाठशाला नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो डोंट स्पॉइल द सेशन, म्यूट योरसेल्फ। बताइए, और किसी का है सवाल, स्पेशली विमेन? मेरा नाम प्रियंका है सर। मुझे ना ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैंने इससे पहले ऐसे लिखा नहीं है, ऐसे फुल प्रॉपर जैसे लिखते ना वैसे नहीं लिखा है। स्टार्टिंग करी है, फिर बनता नहीं है, बीच में तो छोड़ दिया। तो अब तो प्रीलिम्स हो गया, तो लिखना ही पड़ेगा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे कंसोलिडेट करके लिखूं, स्ट्रक्चर कैसे, वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं अच्छे।
मुझे लग रहा है बोलिए आप ही बोलिए आप। अरे अभी अभी मुझे भी आप इस नहीं क्वेश्चन को बेटर नहीं एड्रेस कर अभी पाएंगे आप। ताजा ताजा आप सर्वोच्च अंक हासिल करके आए हैं इससे में, मैं आपसे 1 साल पुराना हूँ। नहीं, अंक वाली बात नहीं, जैसे इनकी जो प्रॉब्लम है वो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है कि ऐसे इन्होंने कभी लिखा नहीं है। तो मैं ये कहूंगा आपको कि लिखना पड़ेगा उसको, बिट्स एंड चंक्स में तोड़िए पहले, कि पहले आप तो स्ट्रेटजी वगैरह जो भी है ऐसे का वीडियो देखिए कि कैसे ऐसे लिखा जाता है, कैसे एक टॉपिक को सर पार्ट्स में। वो स्ट्रेटजी वीडियो के नाम पे वो लड़की कहीं जाएगी और उनका स्ट्रेटजी मैं बता वीडियो देता हूँ, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ कि 1 घंटा आप बराबर पहले बर्बाद। एस्से को, जो टॉपिक होता है ना, कोई भी एस्से होगा उसका एक टॉपिक होगा, ठीक है। उस टॉपिक को जितना हो सकता है उतने डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ लीजिए पहले। उसके बाद फिर अपने आप से आपको स्ट्रक्चर, सबसे अच्छी बात इससे की यही होती है कि अपने आप से आपको स्ट्रक्चर करना होता है, ठीक है। कि इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसमें बॉडी होगी, बॉडी में 3-4 हेडिंग्स डालनी होंगी, कंक्लूजन होगा। इससे को आप पूरा एज अ होल मत देखिए शुरू में। आप ये सोचिए कि इंट्रोडक्शन कैसे क्या लिखना है मुझे, फिर बॉडी में क्या 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 हेडिंग्स डालनी है मुझे, फिर उस पर्टिकुलर हेडिंग में क्या पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स जो भी होंगे, फिर उसके बाद वाली हेडिंग्स में क्या मेरे आर्गुमेंट्स होंगे, क्या एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद वाली हेडिंग में क्या आर्गुमेंट्स एग्जांपल्स होंगे, और बाद में कंक्लूजन कैसे होगा। ये तो आपका लिखने का तरीका है। जब उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे तो फिर ये जो आपका फियर है कि कैसे मैं कंप्लीट करूं वो चला जाएगा। दूसरा ये कहूंगा मैं कि थोड़े दिन आप कुछ जो एसेज होते हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए कि इन्होंने कैसे लिखा है, और उसमें ये बैकग्राउंड में चलते रहिए कि इन्होंने कैसे लिखा होगा, कैसे तोड़ा होगा पहले इससे को, फिर उसके बाद फिर कैसे लिखा होगा। वो भी एक तरीका है। तो जब आप टॉपर्स की कॉपी उठाइए, उन्होंने कैसे ऐसे लिखा हुआ है, उसको पढ़ते टाइम ये सोचिए कि हाँ इन्होंने कैसे लिखा होगा और कैसे सोचा होगा। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ठीक है, है। टॉपर्स की बात से मुझे लग रहा है कि 2023 में मेरे लगभग हाईएस्ट मार्क्स थे इससे में, और शुभम सर के 24 में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे इससे में, लगभग हाईएस्ट थे। तो आप चाहो तो इनका अंग्रेजी माध्यम था है, मेरा 23 वाला हिंदी माध्यम था। तो हम दोनों की कॉपियाँ भी रेफर कर सकते हो, बाकी किसी भी टॉपर की कॉपी रेफर कर सकते हो। और रही बात ऐसे कैसे लिखें, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है ऐसे की, बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो लोगों के होते हैं। मैं इसलिए रेफर नहीं करूँगा क्योंकि न सिर्फ हमने ऐसे जिया है बल्कि हमने सर्वोच्च अंक यूपीएससी में हासिल किया है, पीसीएस में भी हासिल किया है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे न्यू विमेन वाला ऐसे मैंने अभी पढ़ाया, 1 महीना हो गया शायद। न्यू विमेन एक मिथ है भारत में, न्यू विमेन का कॉन्सेप्ट आपके पीसीएस मेंस में आया था 24 की। तो उसमें देखो कि न्यू विमेन पे मैंने बकर नहीं किया है कि लंबी चौड़ी हाँ कर रहा हूँ। न्यू विमेन भारत में मिथ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू विमेन इन इंडिया इज अ मिथ। उस पर सबसे पहला काम किया गया है, स्ट्रक्चर बताया, व्हाट इज न्यू विमेन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल विमेन, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू विमेन इन इंडिया, व्हाई इट इज मिथ, और फिर इस मिथ को तोड़ने की क्या वे फॉरवर्ड हो सकता। फिर उसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के मैथोलॉजिकल तक, कंटेम्परेरी जो माइंडसेट है और भारत में जो मिथ बनाने की जो परिस्थितियां हैं कि न्यू विमेन का कॉन्सेप्ट क्यों उस तरह से कारगर नहीं हो पाया, क्यों पर नथिंग इज पर्सनल, पर्सनल इज पॉलिटिकल का कॉन्सेप्ट भारत में क्यों नहीं हावी हो पाया, भारत में प्रोडक्टिव राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, भारत में जो माई बॉडी माई राइट का कॉन्सेप्ट है वो क्यों नहीं हावी हो पाया, किस तरह से अमेरिका जैसा देश जहाँ पे फेमिनिज्म की मूवमेंट्स चले, वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में रो वर्सेस वेड का जो डिसीजन आया, एक एंटी प्रोग्रेसिव मूवमेंट देखा जा रहा है, डेवलपमेंट देखा जा रहा है। भारत क्यों तमाम मामलों में अच्छा है, सिर्फ मिथ नहीं है बल्कि भारत में भी परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं जब विमेन एम्पावरमेंट ही नहीं हो रहा है बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट हो रहा है, विमेन लेड इवोल्यूशन हो रहा है। तो सिर्फ मिथ नहीं, हकीकत भी, एंटीथेसिस भी आप देंगे। अगर उस ऐसे को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ऐसे में 3 बातें प्रमुख हैं, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और फ्लो। ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है ना, आपने जीएस में इतना पढ़ लिया है, जिंदगी भर से कक्षा 1 से पढ़ते ही आ रहे हो, उतना ज्ञान पर्याप्त है इससे लिखने के लिए। ठीक, जरूरी नहीं कि आप सिमोन दे बोआ के किताब पढ़ करके तब फेमिनिज्म पे लिखेंगे। ठीक, आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ सामान्य जानकारी जो है आपकी जीएस वगैरह की जानकारी, करंट अफेयर की जानकारी, कंटेम्प्रेरी सोच की, रो वर्सेस वेड की भी जानकारी तो भी चलेगा। तो आप अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं, 5-10 मिनट सोचें, फिर उसमें भरना शुरू करें, एंटीथेसिस लिखें,
फ्लो होना चाहिए, भाषा साफ सुथरी थोड़ी सी प्रांजल होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, इतना ही काफ़ी है। तो आप चाहें तो 15 एसए का 16 एसए का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, अगर आप उसको देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जब हमारे 400-500 सब्सक्राइबर्स थे तब भी 2-3 हज़ार 4 हज़ार व्यूज हमारे जाते थे इससे पे। तो लोग पसंद करते हैं। मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, चूँकि शुभम जी ने और हम दोनों ने भी 2-3 सेशन ऐसे के किए ही हैं। तो अगर चाहो हमारी मुकाबला, वहाँ हमने मुकाबला करके सीरीज भी चालू किया था, लेकिन ज़िंदगी में क्या है, इतने सारे काम है, वीकली करंट अफेयर लेकर के आगे ऐसे पीछे रह गए, बट फिर से शुरू करेंगे। सो हम सर, हम लेट्स रीस्टार्ट ऐसे एटलीस्ट वंस इन वीक या ऐसे कुछ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे का तनाव मत लो भाई, ऐसे जी टेक इट इजी। ठीक है प्रियंका? हेलो सर। हाँ बोलो भैया, बोलो मैडम। सर मेरा नाम हर्षिता है। सर मैं अपना पूरा मीडियम इंग्लिश में रखना चाहती हूँ, पर ऐसे हिंदी में लिखना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपके लेक्चर्स देखे हैं, जितने यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहते हैं, मैं उनको जल्दी जल्दी नोट डाउन करती रहती हूँ, और इसी से मुझे लगता है कि मुझे अपना ऐसे हिंदी में रखना चाहिए। तो बिल्कुल कर सकते क्या हैं। ये कोई सही रहेगा? कोई भी एक पेपर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों में से किसी एक भाषा में लिखा जा सकता है। दैट्स इट, बस कर लो। और मैं सलाह देता हूँ कि सोम सर, निबंध हिंदी में, और हिंदी अंग्रेजी में तो नहीं लिखते हो ना अंग्रेज मित्रों? हिंदी में, ठीक। तो निबंध हिंदी में, हाँ बोलो प्लीज। मैंने जो सुना है, मैं तो इंग्लिश में लिखता हूँ, बट मैंने जो सुना है कि हिंदी यूपीपीएससी में स्पेशली हिंदी में जो निबंध होते हैं उनको बेटर अवार्ड किया जाता है। तो सर्टेनली इट्स अ गुड स्ट्रेटजी आई थिंक। तो अच्छी अच्छी चीज है, अगर लिख सकते हैं और चीजों को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और मिश्रा जी के गाइडेंस को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है, तो सर्टेनली लिखना चाहिए। सर एक्चुअली मैंने आरओ मेंस के लिए ऐसे लिखना शुरू किया था, पर मेरा आरओ निकला नहीं, मेरे मार्क्स अच्छे थे फिर भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो वाली चीजें यहाँ पे यूटिलाइज कर पाऊँ। हाँ सर्टेनली अच्छी स्ट्रेटजी है। मेरे ख्याल से तो अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं हिंदी में जो निबंध लिखते हैं। पुराना जो रिकॉर्ड है वो तो यही है, अब इस बार कुछ चेंज ना हो, और अगर आप अच्छा लिखेंगे तो सर्टेनली वो किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है और एक्सप्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए, फ्लो अच्छा होना चाहिए, बस। सोम सर, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बट सामान्यतः निबंध में उस भाषा में ज़्यादा नंबर मिलते हैं जिस भाषा में आप सहज हैं, जो आपकी मातृभाषा है। महाश्वेता देवी ने एक बार जयपुर लिटरेचर साहित्य महोत्सव में कहा था, किसी ने पूछा किस भाषा में लिखना चाहिए, बोला जिस भाषा में तुम सपने देखते हो। तुम अगर हिंदी में सपने देखती हो ना, रात में अगर सपने हिंदी में देखती हो, तो फिर तुम हिंदी में लिखो, ठीक है ना, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। ज़्यादा अंग्रेज मत बनो, ठीक है? अंग्रेजी में बाकी चीज़ें से पढ़ो। हाँ वैसे मतलब ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, लेकिन मुझे सपनों में कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती। वो तो मतलब इवन थॉट्स से मुझे कोई लैंग्वेज, लोग कहते हैं कि आप जिस भाषा में सोचते हैं उस भाषा में, मैं जब एक्चुअली में वो करने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस भाषा में सोचता हूँ, बहुत एक्सट्रैक्ट होता है, वो किसी भाषा में नहीं एक आता मिनट, है। नहीं, अरे बाबा, आई गॉट इट। देखो, आप हो दार्शनिक व्यक्ति, दर्शन शास्त्र आप पढ़ते हो, भले आप इंजीनियर हो एकेडमिक से, लेकिन आप दर्शन में सोचते हो, दर्शन की भाषा तो होती। दिक्कत क्या है इस बात पर, अगेन ने बहुत बहुत सुंदर लिखा है कि हम उतना ही, हाँ आचार्य हैं, देखो देखो मजे लेने वाले प्रॉपर मौजूद हैं यहाँ पे। सुमाचार्य तो आगे कहते हैं कि हम उतना ही सोच पाते हैं, हमारी भाषा जितनी हमें सोचने की शक्ति देती है। सोचने का सामर्थ्य भी भाषा पर निर्भर करता है। जब मैं सोचता हूँ, जब मैं अपने रूम में इमेजिन करता हूँ कि इस रूम का जो एम्बियंस है ये और गहरा नीला हो सकता था, गहरा नीला होता तो किस प्रकार का प्रभाव पैदा करता। अब मैं सोचता हूँ कि जो अनुभव है प्रभाव का, रंग का, सौंदर्य का, वो भाषा की शक्ल में मेरे मनस पे आ रही है, भाषा की शक्ल में, अनुभव की शक्ल में नहीं। मैं इमेजिन भी, फिक्शन भी कर रहा हूँ तो भाषा की शक्ल में कर रहा हूँ। मैं अगर प्लीज, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है। बाकी हम ये डिस्कशन वैसे आप जैसे मूक पैंपामाइम होता है ना, जैसे मूक अभिनय होता है ना, अगर आप मूक कल्पना कर सकते हैं तो बधाई हो आपको। एनीवे, लोग मजे लेने के लिए बैठे, तैयार बैठे हैं। और दर्शन में होता होगा, दर्शन में तो मूक भी स्वप्न होता होगा, मूक स्वप्न होता होगा। दो स्वप्न सुना था, मूक स्वप्न भी होता होगा। चलचित्र, कोई बात नहीं है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। वैसे चित्र की भी भाषा होती है। कोई नहीं, एक दिन करना पड़ेगा इस पे थोड़ा, हमें इस टाइप के। अच्छा, प्रमोद चौधरी का अलग ही मजा है, इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट होगा। एनीवे, और अगला सवाल। हेलो सर। हाँ शुभम, मेरा नाम हिमांशु है। हाँ प्लीज। सर हमारे हर सब्जेक्ट में सर एम्बिशियस टारगेट कितना होना चाहिए स्कोर का?
फुल मार्क्स 200 आउट ऑफ 200 सर तो क्या आता है? प्रैक्टिकलिटी के साथ सर। अरे या लाइक या तो एम्बिशियस हो जाओ या तो प्रैक्टिकल हो जाओ, ये तो डिसाइड करना सर पड़ेगा ना। जैसे मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट था, मतलब अभी भी हूँ। तो जैसे हम जीएस में टारगेट करते थे कि अराउंड 410 आ जाए तो ठीक है, एक थोड़ा मैनेजेबल स्कोर होगा या फिर अच्छा स्कोर होगा। तो सर ओवरऑल सर यूपीपीसीएस सर में वो ये कैसा होता है? ओवरऑल कह रहे हैं, इनका क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कहते हैं, गलती से रॉन्ग हो गया। ये ओवरऑल कह रहे हैं कि कितना जीएस में आए, तो भाई सब कुछ जीएस ही है, हिंदी को छोड़ करके सब कुछ जीएस है ना। तो यूपीएससी जैसा तो है नहीं कि जीएस में 400 आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि जीएस में जितना अभी कट ऑफ वगैरह जाती रही है, हिंदी में 100 माइनस कर लो, उतना टारगेट करो। जो आपके मजबूत विषय हैं उनको आप ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा स्कोर लाओ, बाकी उस हिसाब से एवरेज बांट लो। थोड़ा, हाँ एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा ऐसे आप डिफरेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी पेपर आपका स्ट्रांग है उसमें ज्यादा टारगेट कर सकते हो। कुछ लोग एथिक्स में 120 टारगेट करते हैं, यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग जीएस 1 में 100 टारगेट करते हैं। तो पेपर वाइज भी डिफरेंशिएट हो सकता है, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वैसे जो अगर आप ट्रेंड देखोगे कि जो टॉपर्स के ट्रेंड हैं, उसके हिसाब से अगर देखोगे तो आउट ऑफ 200 100 तो आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में लिस्ट में नाम लाने के लिए। फिर टॉप करने के लिए आप उसी में 15 नंबर 10 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। कुछ सवाल मैसेज में भी हैं सोम सर। वैभव अश्ने, क्या सवाल है आपका, बताइए प्लीज आस्क। धर्मेंद्र जी, एथिक्स की 2024 मेंस की जो क्लासेस है वो पड़ी हुई हैं, 25 वाला भी शुरू होने वाला है, 3-4 दिन में शुरू होगा। 25 की क्लासेस एथिक्स की भी बाकी है, एक मिनट भैया। और एएम मैं भगीरथ एनरोल हूँ, वर्किंग लोगों के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा। सोम सर, एक वर्किंग लोगों के लिए सवाल करेंगे, ऐसी महिलाएं जो घर में हाउस वर्कर हैं, हाउस मेकर हैं, ऐसे पुरुष जो हाउस मेकर हैं या फिर पैसे की नौकरी करते हैं बाहर, दोनों प्रकार, तीनों प्रकार के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ प्लीज टाइम मैनेजमेंट का इशू है वो तो। प्लीज आस्क वैभव जी। यस, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर नमस्ते। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मेंस की मैं जब मैं लिखता हूँ आंसर, तो मैं पॉइंट तो सोच लेता हूँ, लेकिन उसको जैसे एकेडमिक वोकेबलरी में या फैंसी शब्दों में जैसे वाक्य में पूरा बनाना होता है ना, वो थोड़ा वो हो जाता है मेरा। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप? कौन है जो इतना फैंसी लिख रहा है? जैसे सर टॉपर्स वगैरह की कॉपी देखी है मैंने, तो उसमें सर कुछ कुछ एकेडमिक वोकेबलरी होती है ना उनकी, और देखिए वो जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो पहली बात तो एक दिन में नहीं आता है। वो जैसे लियोनेल मेसी का एक कोट है कि मेरी 17 साल और 180 दिन की मेहनत एक रात की सक्सेस में कन्वर्ट हो गई। तो वैसी वाली बात है। आप लिखते जाइए, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी जो भाषा है, जो शब्द हैं, वो ज्यादा फैंसी होते जाएंगे। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, इवेल्युएट करेंगे, सेल्फ इवेल्युएट करेंगे, मॉडल आंसर से कंपेयर करेंगे, वो अपने आप इनहेंस होती जाएंगी चीजें। तो आप लिखते रहिए बस, सर्टेनली वो हेल्प करेगा आपको। जी सर। और इसके लिए न्यूज़पेपर कौन सा, दैनिक जागरण या और कोई? ये तो मिस्टर जी बेटर ठीक बता है, पाएंगे न्यूज़पेपर आपको। तो आप हिंदू एक्सप्रेस में से कोई चुन सकते हैं। ठीक है, आपका सवाल थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि सवाल में दम नहीं था एक्चुअली, वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो कीवर्ड आते जाते हैं। और कोई, एनीवन एल्स? थोड़ा एरोगेंट लगा होगा अभी में, बट वो लड़का ठीक से ऐसे लग रहा है नींद में है आधा। मैं उन लोगों को एंटरटेन ही नहीं करता हूँ जो बहुत प्रोफेशनली या सिंसियरली बात नहीं करते हैं। सो आई डोंट एंटरटेन सच पीपल। अभी सवाल अगली बार जब करना तो पूरे होश में रह करके, नींद में रह से जाग करके ही बात करने का, ठीक है? दिस इज नॉट नेचुरल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, हम कॉमेडी थोड़ी कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई है? नहीं? देखो, हम आपके टीचर हैं, आपको गाइड करते हैं, और अपनी अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने के बाद, बेहतर हासिल करने के बाद में कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हेल्प करें। ये कोई चैरिटी नहीं है, ना ही ये कोई क्या कहेंगे उसको, अमोद विनोद प्रमोद का कार्यक्रम है। तो मैं पूरी सिंसियरिटी एक्सपेक्ट करता हूँ। 10-12 हज़ार यूट्यूब के सब्सक्राइबर वाले
इंस्टीट्यूशन के पास 3,500 से ज़्यादा एनरोल्ड स्टूडेंट है, ठीक है। अधिकतर वो लोग हैं जो मेंस दे चुके हैं मल्टीपल, और जब रिजल्ट आएगा तो आपको सफलता दिखेगी। तो वो अनुशासन, वो सिंसियरिटी, वो एम्बिशन और लक्ष्य आंखों से ओझल नहीं होता है, मस्ती की पाठशाला नहीं चलती है। एडमिशन करने के लिए किसी का कोई आग्रह नहीं है, कोई एंडोर्समेंट नहीं है। कंटेंट अच्छा है, टीम मेंबर्स, फैकल्टीज, मित्र, इसके करता धरता सब ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। शानदार रही है यात्रा। अच्छा लगे तो तुम्हारे लिए भगीरथ प्लस है। मेंस के लिए फेल हो गए हो तो इंद्रधनुष है, जिसमें हम मेंस भी पढ़ाएंगे, प्रीलिम भी पढ़ाएंगे, करो। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो। मार्गदर्शक मार्ग दिखाता है। मैट्रिक्स भी फिर से देखा है शुभम सर, और मॉर्फेस का डायलॉग छू गया। मार्गदर्शक सिर्फ मार्ग दिखाता है, मंजिल नहीं। तो मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। बाकी बदले में भी कंट्रीब्यूशन तो बहुत नॉमिनल है, ना कि बराबर। वी एक्सपेक्ट सिंसियरिटी, वी एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ डिवोशन। तुम्हारा फेथ नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फेथ नहीं रखोगे, डिवोशन नहीं रखोगे, फिर वहाँ रखो ना, फिर जहाँ आपको लगता है, लेकिन कहीं भी रखो, है ना। भगवान शंकर को नहीं से गणेश जी की पूजा करो, बट जहाँ पे तुमको रखना है। नास्तिक हो तो फिर उस नास्तिकता में आस्तिकता ढूंढो। अनास्था और नास्तिकता दोनों में अंतर है। अनास्था मतलब किसी पे आस्था नहीं, रैशनैलिटी पे भी नहीं। दैट्स नॉट गुड थिंग। क्या कहेंगे आप सर? दार्शनिक लहजे से नहीं, प्रैक्टिकल। फिर अनास्था, फिर है ना, फिर ये लंबा खिंच जाएगा फिर से, कोई बात नहीं। और पूछ लेते हैं किसी के पास कोई आंसर है, और किसी का अंतिम क्वेश्चन जो रह गया, एनीवन? दिगंबर और सर, मेरा नाम दिगंबर है सर। सर मैंने 23 का मेंस दिया था तो मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। 24 का दिया था सर, मैं उस समय भागीरथ मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था भागीरथ, तो मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने 23 में मैंने जो है मेंटोरशिप ली थी, दिल्ली की प्रसिद्ध कोचिंग है वहां से। तो मैंने वहां पे भी खूब कोशिश की थी लिखने की। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, वहां पे मैं 17 क्वेश्चन से ज्यादा बढ़ ही नहीं सका। 24 में भी मैंने कोशिश की, 17, 17.5, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे मेरे जो छूट रहे थे। और यही मेरे साथ जो है 24 मेंस में हुआ कि मैं कभी 18 क्वेश्चन तक गया, कभी 19 तक गया। मतलब 20वां क्वेश्चन मैंने कोई पेपर होगा जो मुझे वहां तक मैंने पूरे क्वेश्चन 20 किए होंगे। तो सर मेरा यही कोई प्रश्न है कि सर अभी मेरे पास वो टाइम है कि मैं कैसे 20 के 20 क्वेश्चनों को 3 घंटे में कवर कर पाऊं। क्या मैं अपने स्ट्रेटेजी में प्लानिंग करूं इस टाइम के जो भी 3-4 महीने हैं सर? बस यही क्वेश्चन था मेरा। आप कैसे, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट का क्या तरीका रहता है? एक बार थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में बताइएगा कि कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं, कि कितनी देर में कितने क्वेश्चंस करने हैं मुझे। कुछ तो आपके दिमाग में चलता होगा ना बैक ऑफ द माइंड में जब आप पेपर अटेंड करते हैं, तो वो मैं जानना चाह रहा था एक बार। जी सर। सर जैसे मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने डिसाइड किया था 24 पे एग्जाम दिया था तब, कि मैं पहले क्या करूंगा, 12 नंबर वाले कुछ 6-7 क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं सीधे जो है 8 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ताकि 8 नंबर वाले पूरे थोड़ा कर पाऊं। फिर मैं जो रह जाएंगे 12 नंबर वाले जो 4-5 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करूंगा। कुछ मेरा किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैं यही स्ट्रेटेजी अपना रहा था। तो मैं कोशिश करता था कि 10-11 मिनट में 12 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाए। बाकी का जो 7-8 मिनट जो मेरे पास बचता था, तो मैं खींचने की कोशिश करता था 8 नंबर वाला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर पाऊं। तो कुछ ऐसा ही मेरी स्ट्रेटेजी थी सर। नहीं, मैं आप समझ पा रहा हूँ कि आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी। देखिए, मतलब मेरा जो मानना है उसमें आप ये जो तरीका अपना सकते हैं। मैंने मेरा भी शुरू में पेपर कंप्लीट नहीं होता था, तो मैंने जो तरीका अपनाया था वो ऐसा था कि 3 घंटे का पेपर है, उसको आप 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है। पहली बात तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा कि आपके जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन है, फिर 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप अगर ये सोचोगे कि हर क्वेश्चन पे आप इक्वल टाइम देने जा रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से फिर आपको इशू होगा, स्पेशली जिनका पेपर स्लो होता है, जिनका पेपर छूटता है। मेरे हिसाब से आपको ऐसे सोचना चाहिए कि मैं 4 क्वेश्चन करूंगा। अगर 11 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो 4 क्वेश्चन मैं करूंगा 44 मिनट्स में, ठीक है।
अब उस 4 क्वेश्चन में हो सकता है किसी क्वेश्चन में मेरा 15 मिनट लग जाए, किसी क्वेश्चन में मैं 8 ही मिनट दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा चीजें आ नहीं रही होंगी, ज्यादा पॉइंट्स मुझे आ नहीं रहे होंगे, है ना? तो आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो ऐसे बनानी है, वो आपको ही सोचना पड़ेगा कि 4 क्वेश्चन का चंक जो है वो मैं कितनी देर में कंप्लीट करूंगा। फिर आपको उस पर स्टिक करना है। उसमें आपको सोचना है कि जो 11th नंबर क्वेश्चन है वो मुझे ज्यादा आता है, तो हो सकता है उसमें मुझे 11 मिनट की जगह 13 मिनट लग जाए। और जो मेरा 12th नंबर का क्वेश्चन है वो मुझे कम आता है, उतना अच्छे से नहीं आता है, तो उसमें मैं 11 मिनट की जगह 7 ही मिनट लूंगा, क्योंकि आता ही नहीं है, मेरे पास पॉइंट्स ही नहीं है उसमें। और ऐसे होंगे आपके पास 20 क्वेश्चन में से आपको ज्यादा से ज्यादा 13 और 14 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते होते हैं। 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते होते हैं, या फिर बहुत कम पॉइंट्स आते होते हैं। और ये मैं बात जो लोग फेलियर्स हैं उनकी नहीं कर रहा हूँ, जो टॉपर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो टॉप 50 में मार्क्स लाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली बात करी है। वो सीधे सीधे बोलते हैं कि यार 13 से 14 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते हैं कि जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो। तो 6 क्वेश्चन का जो बाकी जो पांच मान लेता हूं मैं कि आप बहुत अच्छे आपने तैयारी करके गई है, तो आप गए हैं, तो आपको 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे फिर भी जो आपको उतना अच्छे से नहीं आ रहा होगा। तो उसको आप क्यों 11 मिनट दोगे? उसको आप क्यों 8 मिनट दोगे? अगर 10 नंबर का है तो अगर आप उसको 8 मिनट पहले से सोच के जा रहे हो तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट में इशू हो जाएगा आपके। तो उसको आपको उन जो आप छोटे छोटे टाइम चंक्स डिवाइड कर रहे हो 30 मिनट का या फिर 40 मिनट का जो चंक है, उसमें आपको उसमें स्क्वीज करना होगा कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी उसी 40 मिनट में फिनिश कर देना होगा। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तो शायद आप 20 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सोम सर मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और जब अभी इस भगीरथ प्लस में जब और टेस्ट सीरीज में अग्नि परीक्षा में जब हम कॉपी इवेल्युएट कर रहे थे, फैकल्टीज कर रही थी, तो ये कॉमन कंसर्न आता था पेपर नहीं पूरा हो रहा है। डिसप्रपोर्शनेट जब टाइम डिवोट करते हैं कि भाई एक सवाल आपको नहीं आता है, उसमें कुछ आता ही नहीं है, तुमने फिर भी 8 मिनट लिखा। एक बहुत अच्छा आता है, तुमने फिर भी 8 मिनट लिखा। रही ये नहीं करने का। जो आता है अच्छे से आता है उसको 9 मिनट लिख सकते हो, 10 मिनट से सर ने बताया। जो नहीं आता है लिखना उसको भी है 2 मिनट 2.5 मिनट में खत्म करो, क्योंकि उसमें वैसे भी आपको 1 आध नंबर में 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो ठीक है ना, लिख देना है, नहीं तो 2 नंबर नुकसान हो जाएगा। बट उसमें इंट्रो लिख दिया, कुछ जो आता है पॉइंट्स वो लिख दिया, और बकर फालतू नहीं किया, शॉर्ट में लिखा, ठीक है ना। एक तो ये आप समय बचा पाएंगे, वहां का समय उठा करके इधर इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक दूसरा ये भी है ना कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है अंतिम बात, अंतिम सांस का इतिहास कहते हैं उनको। अरे भाई कोई नहीं सुनने वाला है, ठीक है। तो तुम बड़े शौक से कह रहे थे जमाना सो गया, दास्ता सुनते सुनते कोई नहीं सुनेगा। तो उतना ही लिखो जितना जरूरी हो, शॉर्ट में लिखो, टू द पॉइंट लिखो। डायमेंशंस पहले जो अच्छे हैं प्रायोरिटाइज करो। बकवास डायमेंशन या तो मत लिखो, या तो उनको लास्ट में लिखो, कम लिखो उन पे। जिस डायमेंशन में बहुत आता है उनको पहले लिखो, थोड़ा एलिब्रेट कर दो। नहीं आता उनको खाली आर्गूमेंट लिख करके थोड़ा एग्जाम्पल लिख के छोड़ दो। समय बचाना जैसे माएँ करती नहीं किफ़ायती कि अननेसेसरी खर्चे रोक देती हैं, है ना। जरूरी होगा तो ही करना है, ये रोज पिज्जा पार्टी नहीं होनी चाहिए घर पे, वैसे करने का, है ना। उसका इस्तेमाल आप थोड़ा दूध फल ब्रेड में कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई? हो गया सबका? 2 घंटे हो गए शुभम सर, 1 घंटे और हो जाएंगे तो एक पेपर पूरा हो जाएगा हमारा। कल 5 बजे उठना भी है। मैं समझ सकता हूँ। अभी शुभम सर चूंकि ये डिफेंस ऑफिसर भी हैं, अभी असिस्टेंट कमांडेंट हैं, तो हैदराबाद में कुछ मजे करने गए, मतलब ट्रेनिंग करने गए। ऐसी प्राइवेसी रिवील करने से कुछ दिक्कत नहीं होगी ना? ये कट कर दूं मैं? नहीं, यहाँ तो प्राइवेसी नहीं है, अब ना कुछ नहीं है। हाँ वैसे भी अच्छी जगह है ये तो। हाँ हैदराबाद सुंदर है। हैदराबाद मौका मिल गया यहाँ पे आने का भी। आप तो बिरयानी उरियानी खाते नहीं हो हमारी तरह, दाल खिचड़ी वाले हो, तो फिर क्या ही उधर आकर्षण है। ठीक है, फिर भी और किसी का कोई सवाल हो बहुत महत्वपूर्ण हो तो बताओ, अदरवाइज फिर हम भी चले। शुभम सर आपसे है सर, अभी आप बोल रहे थे कि 5 सेगमेंट में पूरे पेपर को सॉल्व करना है। प्लीज अपना आंसर कंप्लीट कीजिए, आपने बीच में ब्रेक कर दिया। अरे ये आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि 5 सेगमेंट में तोड़ना है या 6 सेगमेंट में तोड़ना है या 4 सेगमेंट में तोड़ना है। 5 सेगमेंट का मतलब वो टाइम चंक जो है 3 घंटे दिए ना आपको कमीशन में, उस 3 घंटे को आप या तो पूरा 3 घंटे मान लीजिए, या तो उस 3 घंटे को 3-4 सेगमेंट में या 5 सेगमेंट में, जैसे ही आपकी श्रद्धा हो। वो आपको टेस्ट सीरीज जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा कि किसमें मैं ज्यादा बेटर या ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं, 4 सेगमेंट में, 5 सेगमेंट में या 6 सेगमेंट में। उन सेगमेंट्स में कितने में आप 12 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने में आप 8 नंबर वाले अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे मैं क्या करता था कि जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं 250 वाले या 200 वर्ड्स वाले,
उनको मैं अगर 11 मिनट आता है ना, जैसे कि 11 मिनट में एक क्वेश्चन करना चाहिए, तो 3 क्वेश्चन कितना में करना चाहिए? 33 मिनट्स में। तो मैं ये टारगेट करता था कि 3 क्वेश्चन में 30 मिनट्स में कर दूंगा, 3 क्वेश्चन में 30 मिनट्स में करूंगा मैं ये वाले। अब हो सकता है उसमें एक क्वेश्चन में मैं 15 मिनट ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन में मैं 8 मिनट ले रहा हूँ, और एक क्वेश्चन में 7 मिनट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में जिसमें ले रहा हूँ उसमें ज्यादा अच्छे से आता है मुझे, उसमें प्रॉपर डायग्राम या फिर जो भी कलाकारी कर सकता हूँ करके बनाऊंगा। फिर उससे कम जिसमें आता है, हो सकता है उसमें 10, मान लीजिए 10 मिनट में आता है मुझे, तो 10 मिनट में करूंगा। फिर जो नहीं आता है उसको 5 मिनट में जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। वो पहले ही जो पेपर जैसे ही मिलता है, आपके पास 5 मिनट होते हैं ना, पेपर लिखना शुरू करने से पहले आपके पास 5 मिनट होते हैं, उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो वो जो आपके चंक्स हैं, 30 मिनट का मान लीजिए आपने एक बनाया कि 30 मिनट में मुझे 3 क्वेश्चन करना है, तो 2 क्वेश्चन मान लीजिए आपके 25 मिनट में हो गए, तो 5 मिनट में आप उसमें वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए जो आपको नहीं आता है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा, 3 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है 30 मिनट्स में, मैं टाइम के साथ चल रहा हूं, और जो आपको फियर रहेगा वो नहीं होगा। अब मतलब, और आप अगर इस चीज पे चर्चा करना चाहते हैं तो उसमें और लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रेटजी इस तरीके से अपने आप से बनानी पड़ेगी। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ चीजों को। सर, आप जब पेपर अटेम्प्ट करते थे तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? आप पहले घंटे में लाइक 8 मार्कर्स करते थे या फिर हाँ, कैसे अप्रोच करते थे? जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप जो 8 मार्कर है उसका आपका एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 7 मिनट्स, यही है ना? और तो मैं ये करता था कि मैं कोशिश करता था कि पहले 5 क्वेश्चन में 8 मार्कर वाला करूंगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली आप जो है ज्यादा अच्छी आपकी राइटिंग बनती है, ज्यादा, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि बाद में मेरी राइटिंग सब खराब हो जाती है, वो ना मुझे समझ में आता है ना एग्जामिनर को समझ में आता है क्या होता है क्या नहीं होता है, बट इनिशियली थोड़ा बहुत समझ में आती है चीजें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहला इंप्रेशन अच्छा जाए, तो मैं ये टारगेट करता हूँ कि पहले 5 क्वेश्चन जो है मैं ये वाले करूंगा, मैं 8 मार्कर वाले। अब उन 5 क्वेश्चंस में मैं क्या कहता था कि भाई 7 मिनट्स में एक क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन के लिए मुझे 35 मिनट चाहिए, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन 7 मिनट में करूं, उन 35 मिनट्स में मुझे 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। तो हो सकता है पहले क्वेश्चन मुझे 10 मिनट लग गए, है ना? अब बाद के उसके बाद के क्वेश्चन में मेरा टाइम प्रोपोर्शन उसी हिसाब से जल्दी बढ़ता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा। फिर अगले उसमें मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन सा मेरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है अच्छे से मुझे, तो उसको मैं 2 या 3 मिनट या 4 मिनट में ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसी 35 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा वो 5 क्वेश्चन। इस तरीके से मैं करता था। तो पहले तो 5 क्वेश्चन हो गए 30, अब मेरे पास लास्ट में भी 35 मिनट्स बचने चाहिए जब मैं ये 12 मार्कर्स कंप्लीट करके आऊंगा। तो अब उसके पहले मैं पहले से ही सोच के जाता था कि हाँ, मेरे जो 12 मार्कर्स हैं उसको मुझे कितनी देर में कंप्लीट करना है। वो टाइम में मेरा डिसाइडेड होता था कि इतने बज के इतने मिनट पे मुझे ये वाले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर देने हैं, इतने बज के इतने मिनट पे मेरे 20 नंबर ये जो 12 मार्कर्स हैं वो सारे कंप्लीटेड रहेंगे, फिर 35 मिनट बचेगा फिर लास्ट के 5 क्वेश्चन करने के लिए। तो हमेशा ऐसा होता नहीं था एग्जैक्टली, कई बार वो 30 मिनट्स बचते थे मेरे पास या 25 मिनट बचते थे, तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली चीजें होती चली जाती थी। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी ये चीज आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये इंडिविजुअल चीजें हैं। शुभम सर, मैंने भी सेम ही किया था। तो कुल मिलाकर के मामला थोड़ा अच्छा लिखने का और टाइम भी मैनेज करने का है, क्वालिटी भी मैनेज करने का है। शुरुआत में सबसे पहले वो 1 नंबर से ही आंसर पड़ेगा आपका, वो 11 नंबर से तो पड़ेगा नहीं। इसलिए 1 नंबर से लेकर के अगर 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपने अच्छा लिखा तो उसने कह दिया कि भाई तुम्हें सौंदर्य बोध भी है, तुम्हें क्वालिटी भी है, तो अच्छा आंसर लिखा, अच्छा सुंदर लिखा, तो वो एक तो प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो फिर लास्ट में लिखोगे 1 से 5 तक तो गुड़ गोबर कर दोगे, क्वालिटी भी थोड़ी खराब होगी और सौंदर्य भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में 11 से 20 में आप क्वालिटी दिखाइए और उसमें 12 नंबर दांव पे लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे उस पर ज्यादा समय देना पड़ेगा। फिर 6 से लेकर के 10 तक थोड़ा कंप्रोमाइज भी हुआ तो भी वो सोचेगा ठीक है, अच्छा किया उसने, ठीक है, तो वो तनाव नहीं होगा। सब ओवरऑल प्रैक्टिस से आ जाएगा, सब कुछ ऐसे थ्योरेटिकली नहीं सीख पाओगे। एक सवाल, लास्ट सवाल मैं लेता हूँ जो मैसेज में आया हुआ है सज्जन का, आकाश का। मेरा माइक इशू है, प्लीज हिंदी की स्ट्रेटजी बताइए 100+ स्कोर बने। हिंदी के बारे में जितना मुझे समझता है कि जो व्याख्या वाला का हिस्सा है, संक्षेपण वाला हिस्सा है, पत्र वाला हिस्सा है, उसमें आपकी लगती है क्रिएटिविटी, उसमें आपकी लगती है स्किल। वहाँ पे आप काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए किस तरीके से आप उसमें इनोवेशन कर सकते हैं और उससे बेहतर शब्दों का चयन कर सकते हैं। आप उसमें व्याख्या करते वक्त साहित्यिक सौंदर्य डाल सकते हैं, आप मुहावरे की व्याख्या करते वक्त डाइवर्स एग्जाम्पल डाल सकते हैं, एक इंटरनेशनल से, एक पर्सनल लाइफ से,
सटायर टाइप का, इस टाइप का, तो और उनसे थोड़ा डाइवर्स दिखेगा, बेहतर दिखेगा। बाकी जहाँ रट्टा मारो जिंदाबाद है भाई, क्या आता है बिलो में पर्यायवाची क्या आता है, वो सब जहाँ वो पीवाईक्यू से मोस्टली आ जाते हैं, सारे वो पीवाईक्यू से ही मोस्टली 70-80% कवर होते हैं, कुछ नया रट लीजिए, वहाँ गलती ना हो। वहाँ अगर आपकी गलती नहीं होगी, पूरा पूरा नंबर मिलेगा, तो इधर आप थोड़ा स्किल अपना दिखा करके यू कैन मैनेज, है ना। तो उसमें थोड़े भाषा का भी ख्याल रखना पड़ेगा, भाषा का पेपर है तो मुझे लग रहा है सबका हो चुका है, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। शुभम सर भी प्रोफेशनल वजहों से काफ़ी व्यस्त हैं। बहुत थोड़े टॉपिक बचे हैं GS6 के, इट विल बी फिनिश्ड इन कपल ऑफ डेज। वी विल स्टार्ट एथिक्स मैं पढ़ाऊंगा, GS2 में पॉलिटी यूनिस सर पढ़ाएंगे, कंटेंट रेडी है, सारे पेपर्स के अब कंटेंट रेडी हैं। GS6 एकमात्र ऐसा था जिस पे संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कंटेंट बहुत नए तरीके से करना था। यूपी स्पेसिफिक डेटा मिलते नहीं, कुछ मिलते नहीं। फिर हमारे पास जो टीम मेंबर्स हैं उसे यूपीएससी इंटरव्यू दिए हुए हैं, यूपीपीसीएस उनका रहा नहीं है, यूपीपीसीएस रिलेटेड सृष्टि मैडम ने ही मोस्टली कंट्रीब्यूशन दिया, तो इसलिए भी समय का दिक्कत था। अब हम बहुत फास्ट ट्रैक मैनर में ख़त्म करेंगे। एथिक्स और GS2 खत्म हो जाएगा दिसंबर में ही, GS6 खत्म ही हो रहा है, 3 पेपर दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे। जनवरी में 2 पेपर खत्म हो जाएंगे। GS5 जो बचेगा उसको हम फरवरी में आराम से, क्योंकि GS5 एक फ्रॉड है अपने आप में, सारे पेपर्स इसमें शामिल हैं, उसको हम आराम से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देख लेंगे। जिन लोगों का प्रीलिम हो गया है, अगर ये वीडियो अंत तक आप में धैर्य है, अगर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, भगीरथ है। हर टॉपिक बहुत शानदार कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है, उसी का 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स है, उसी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट पे अलग अलग टीम मेंबर्स लेक्चर लेते हैं। वो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होता है, लाइव लेक्चर होता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाती है। कभी कभी उस समय की दिक्कत होती है तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही डाल दी जाती है। डिजिटल बोर्ड और गूगल मीट के थ्रू सब कुछ होता है। और हर पेपर का फुल लेंथ टेस्ट है, उसका लाइव इवैल्यूएशन है, PYQ के मॉडल आंसर्स, शोध श्रृंखला की बुकलेट है क्वेश्चन आंसर की, PYQ की। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो संभावित क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी स्मार्ट बुकलेट है। एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मार्गदर्शक सिर्फ मार्ग दिखाता है, मंजिल नहीं। इसलिए हम दावा नहीं करते हैं कि हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, बट आपको हम भटकने नहीं देंगे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। आप या आपके परिचित अगर हैं मेंस दे रहे हैं और आपको लगता है प्रयास उपयोगी है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ज्वाइन करें। एक स्पेशल डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है जो कल रात को ख़त्म हो रहा है 12 बजे, तो दे कैन अवेल इट। कमेंट बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू सो मच शुभम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा धन्यवाद। 1 टन धन्यवाद आपको, 1 MMT धन्यवाद देते हैं, मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, सबकी तरफ से ठीक, मिलते हैं आप सभी को धन्यवाद कि सभी इतनी देर तक हमारी बकवास को सुनते रहे। बिना लोकेशन रिवील किए अगर हमारा मिलना हुआ हैदराबाद या कहीं, तो हम एक ज्वाइंट सेशन करेंगे सामने से ठीक है, लेट्स प्लान इट। ठीक है, तो चलते हैं मित्रों, शुभ रात्रि, सब खैर, बाय।